अगर तो ये छतरी मेरे पास ना होती तो मैं शायद उड़ जाती। खतरा कम हो गया है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। मेरा ख्याल है कि शहरियों को काफी ज्यादा जो है वो NDMA की एडवाइजरी पे अमल करना चाहिए। पुलिस मेरे पे इल्जाम लगा रही है कि मैं लुटा ही नहीं। आप कराची की राय आमा पे कब्जा कर लें, उसके बाद कहें कि हम तुम्हें ये ऑफर कर देते हैं, हम तुम्हें वो ऑफर कर देते हैं। मेरी तो आदत भी है, मैं तो किसी से लड़ती भी नहीं। उसने अगर इख्तिलाफात करने थे या उसके दिल में कोई ऐसी बात थी, उसने मेरे साथ ऐसा किया तो उसके साथ बुरा ही हुआ ना। I was exploring for the career options ahead. आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितनी तेज़ आंधी चल रही है और यकीन कीजिए अगर तो ये छतरी मेरे पास ना होती तो मैं शायद उड़ जाती। इतनी तेज़ हवाई छतरी संभालना भी मेरे लिए मुश्किल हो गया है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि स्टूडियोज़ में भी इतनी तेज़ हवा चल सकती है कि मुझे छतरी संभालना, बल्कि मैं तो परेशान हूँ कि मैं आप लोगों से बात किस तरह करूँ। कभी उड़ रही है, कभी गिर रही है, मैं इधर जा रही हूँ, उधर जा रही हूँ। मतलब आपको लगता है कि इतना सहाफ़त इतना गैर संजीदा एक प्रोफेशन है कि जिसमें आप छतरी भी उड़ती दिखाएंगे, आप कभी यहाँ गिरेंगे, कभी आप वहाँ गिरेंगे और आपको लगेगा कि लोग इस सीन को एंजॉय कर रहे हैं, उनको मज़ा आ रहा है। ये सब कुछ हुआ है हमारे हमसाया मुल्क भारत में, जहाँ पे एक खातून एंकर ने छतरी पकड़ के ऐसी ऐसी एक्टिंग की है कि बस वो गिर रही हैं, उनकी छतरी उड़ रही है। ये मेरे पीछे देखिए आप, छतरी भी रेड कलर की, कभी भागती भी वहाँ जा रही हैं, सिर्फ इस चक्कर में कि उनको रेटिंग मिले, लोग उनको देखें, उस पर गुफ्तगू करें, भले वो नेगेटिव ही क्यों ना हो लेकिन गुफ्तगू होनी चाहिए। ड्रामेबाजी में ये भारतीय मुल्क नंबर 1 है, यानी कि इनके यहाँ सहाफ़त की इक़दार कुछ इस तरह से है कि आपने एक्टिंग करनी है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, कुछ ऐसी पिक्चर दिखानी है कि लोग जो खबर है उससे हट के बस आपकी एक्टिंग को एंजॉय करें और आपको देखते रहें। यानी कि जो दिखता है वो बिकता है। ये दरख्त पीछे आपको हिलते नज़र आ रहे हैं, उसके आगे वो लाल छतरी पकड़े एक हसीना जो कि कभी इधर से कभी उधर ये सब कुछ करती दिखाई दे रही है। तो मकसद ये था मेरा आज बताने का आपको कि सहाफ़त एक बड़ा जिम्मेदारी वाला काम है, एक संजीदा प्रोफेशन है जिसमें आप लोगों तक हक़ाइक़ पहुंचाते हैं, ना कि आप ड्रामेबाजी करके दिखाएं, ना कि आप लोगों को बेवकूफ़ बनाएं और रेटिंग के चक्कर में कुछ भी करने को अगर आप तैयार हैं तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके मुल्क में सहाफ़ती इक़दार क्या है। अब आ जाते हैं बिफोर जॉय की तरफ, और अभी सबसे पहले जो मैं कोट ऑफ द डे भी शामिल करूंगी वो भी इसी हवाले से होगा। लेकिन ये जो आप ये छतरी वाला सीन आपने देखा है, 2 दिन से ये वायरल चल रहा है कि खातून ये लाल रंग की छतरी पकड़े, मतलब आप इमेजिन कीजिए कि वो गिर भी रही हैं कभी इधर से उधर। मुझे तो ये समझ नहीं आई कि हवा पीछे तो चल रही है, वीडियो में स्टूडियोज़ में भी इतनी हवा चल रही थी कि इनकी छतरी पीछे जा रही है, आगे जा रही है। ये सब कुछ क्या है? ये सिर्फ रेटिंग के चक्कर में ओवर एक्टिंग है जिसके पैसे कटने चाहिए। मीम्स, लोग मजाक उड़ा रहे हैं लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारत में अगर आप एंकर्स को देखें तो उनका खबरें आप तक पहुंचाने का अंदाज भी इतना सनसनीखेज है कि जैसे पता नहीं कोई तूफान वाकई में ऐसा आ गया कि स्टूडियोज़ पे भी उसके असरात नज़र आ रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये कैसी आंधी है कि सब कुछ उड़ रहा है, गिर रहा है, लोगों को अपने आप को संभालना मुश्किल है। तो ऐसे में जनाब ये छाता जो है ना, ये बहुत ज़रूरी था। तो मैंने सोचा कि मैं भी पकड़ के थोड़ी सी आपको एक्टिंग करके दिखाऊं कि ये मजाक है जो कि हमसाया मुल्क में हो रहा है। अब आ जाते हैं जनाब कोट ऑफ द डे पे, और वो भी इसी मुनासिबत से है। सिंध की साहिली पट्टी से समंदरी तूफान के टकराने का अमल इस वक्त शुरू हो गया है और अगले 24 घंटों में बिफोर जॉय का मुकम्मल हिस्सा साहिल से टकराएगा। पाक बहरिया के मुश्तरका बहरी इतलात और मुआविन मरकज़ ने ताज़ा तरीन सूरत हाल जारी की है, जिसके मुताबिक समंदरी तूफान बिफोर जॉय का साहिली पट्टी से टकराने का अमल शुरू हो गया। समंदरी तूफान का इब्तदाई हिस्सा भारतीय शहर गुजरात के इलाके सौराष्ट्र और कच्छ इनके साहिल से टकराएगा और समंदरी तूफान बिफोर जॉय के मरकज़ का साइज़ तकरीबन इस वक्त 50 किलोमीटर हो गया। मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं, ये साइक्लोन भी बन रहा है जिसमें हवा का कम दबाव है, कराची से दूर हो गया है, खतरा टल गया है, लेकिन बारिश का इम्कान अब भी है। समंदरी तूफान बिफोर जॉय का मुकम्मल हिस्सा आइंदा चंद घंटों में भारत और फिर पाकिस्तान से टकराएगा। तो कराची में मौसम खासा अबर आलूद है,
आज और अगले 2 दिन तक बारिश की पेशगोई भी है। केटी बंदर, घारो, चांद, शाहबंदर, जाती, बदीन समेत मुल्लिका खित्ते मुतासिर हो सकते हैं। समुद्री तूफान की पेशकदमी के बायस ठट्ठा, बदीन और दीगर इलाकों में बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। हम आपको गाहे बगाहे अपडेट करते रहेंगे, लेकिन इस छाते के बगैर अब शामिल करते हैं बड़ी खबर। बिखरा हुआ बिपोर जॉय भारत से टकरा गया। चंद घंटों में सिंध की साहिली पट्टी पर भी असर दिखाएगा। केटी बंदर, घारो, चांद, शाहबंदर, जाती, बदीन में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। एनडीएम में हाई अलर्ट, कराची में भी बारिश मुतवक्के। विफाक में हिस्सेदार, सूबे में सरकार और तारीख में पहली बार मेयर कराची भी पीपी का मुंतखब करार। पीपल्स पार्टी की सारी उंगलियां घी में। मुर्तज़ा वहाब के पास मुल्क का तिजारती और मुआशी हब को मुस्तहकम, पायदार और बाइख्तियार बनाने का सुनहरी मौका। कल के दोस्त आज के दुश्मन बन गए। मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह की जाती वीडियो लीक करने पर संदल खटक की गिरफ्तारी। आखिर माजरा है क्या? हरीम शाह आज दुनिया बोल है कि मेहमान होंगी। और जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है। किरण खत्री ने साबित कर दिखाया, थरपारकर से सीएसएस का इम्तिहान पास करने वाली पहली खातून बन गई। किरण की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। जी जनाब, ये तो थी वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर आज मैं आपको डिटेल में अपडेट करूंगी और बताऊंगी कि आखिर चल क्या रहा है। अब आ जाते हैं कुछ ट्विटर पर क्या माहौल रहा, वहां पर किस हवाले से बातें हुई। तो ट्रेंड में शामिल है मेयर कराची। मेयर कराची टॉप ट्रेंड में शामिल है। पीटीआई अरकान की गैर हाजिरी ने पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब को मेयर कराची बना दिया है। जीत के बाद मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर सलमान गनी ने पीपल्स पार्टी के तरानों पर झूम कर रक्स करते हुए वो दिखाई दिए और सोशल मीडिया पर 28,000 के करीब लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार किया कि अब उनको कितनी तवक्कुआत हैं मुर्तज़ा वहाब से कि वो इस मुआशी हब की बेहतरी के लिए मज़ीद क्या करते हैं, उनके पास क्या प्लान है। लोगों ने अपनी एक्सपेक्टेशंस का इजहार किया। दूसरा जो ट्रेंड है वो जनाब साइक्लोन बाइपोर की जानिब से है कि बिपोर जॉय, इसको लोग अब ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। खतरा टला नहीं टला, साइक्लोन कहाँ पर मौजूद है। 35,000 के करीब लोगों ने ट्वीट भी किया है। गुज़श्ता रात समुद्री तूफान भारतीय गुजरात से टकरा गया, जिसके बाद दिलखराश वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई और महकमे मौसमियात की बता रहा है कराची में खतरा टल गया है। ये शहर मुकम्मल तौर पर महफूज है। आज बारिश का इम्कान लेकिन मौजूद है। बारिश अल्लाह करे कि जहमत ना बने, यही सब दुआ कर रहे हैं, लेकिन खतरा फिलहाल के लिए टल गया। तीसरा जो इस वक्त ट्रेंड है वो है आज़रबाईजान, जिसके 2 रोज़ा दौरे पर हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मौजूद हैं और दौरा मुकम्मल करके वतन वापस भी लौट आए हैं। वज़ीर-ए-आज़म की आज़रबाईजान के सदर से रूसी ज़ुबान में गपशप की वीडियो भी इस वक्त वायरल हो रही है। और आपको पता है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अरबी ज़बान भी बोल लेते हैं, अब उन्होंने ये वाली ज़बान का भी इस्तेमाल की है, तो वीडियो वायरल हो गई है। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान LNG की फराहमी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत हुई है और इस मुलाकात पर लोगों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया और 13,000 ट्वीट्स इस पर हुए। अब वापस आ जाते हैं जनाब समुद्री तूफान पर, क्योंकि इस हवाले से काफ़ी लोगों में खौफ था, दहशत थी कि न जाने क्या सूरत हाल पेश आएगी। दफ़ा 144 का नफाज किया गया, सारे इदारों को अलर्ट किया गया, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज की गई, इक़दामात प्रॉपर रखे गए, पब्लिक सर्विस मैसेज भी चलाया गया। कल रात गए समुद्री तूफान पाकिस्तान और हिंदुस्तान के सरहदी इलाकों से टकरा गया है। सिंध और भारतीय गुजरात में शदीद तबाही के मनाजिर देखे गए हैं। समुद्री लहरें शिद्दत इख्तियार कर गई हैं। कराची में तेज़ हवाएं और बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है। केटी बंदर के करीब बिफरी लहरों ने कई देहातों को इस वक्त डबो दिया है। ये सारी सूरत हाल है, लेकिन अब आज जो बारिश होनी है उसके बारे में हम बिल्कुल राब्ता करते हैं महकमे मौसमियात से कि आखिर ये कितने मिलीमीटर होगी और हमें क्या एहतियात करनी है। वैसे तो ये पहले से कहा जा रहा है कि घरों में रहें, बाहर ना निकलें, गैर ज़रूरी ड्राइव ना करें और जिस जगह पर हो अगर तेज़ बारिश हो रही है तो वहीं पर ठहर जाएं। अभी क्या शहर में कड़े इंतजामात वैसे ही रखे गए हैं या ख़तरा टल जाने के बाद चीज़ें चेंज हो गई हैं? ये जानने के लिए सालिक शाह में ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। सालिक, बताइएगा शहर में सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप? जी, बाइपोर जो तूफ़ान का जो रुख है वो जनूब में हमने जब देखा है कि वो मशरक़ से हटकर
जब वो स्ट्रेट हुआ है जनूब के हिंदुस्तान की जो साहिली पट्टी से टकराया है, उसके बाद कराची शहर में थोड़ा ईजी हुआ है। तूफ़ान के जो असरात थे वो थोड़े कम हुए हैं। समंदर की जो बर्फीली लहरें थी वो भी थोड़ी कम हुई है। उसके बाद आज हमने देखा कि DHA के जो रास्ते थे जिनको रेल के टेले लगा के बंद कर दिया गया था, अब उनसे 2-3 रास्ते जो तराफ के खोल दिए गए हैं। लेकिन पब्लिक के आने पर अब भी पाबंदी है यहाँ पर समंदर की तरफ, क्योंकि महकमे मौसमियात का ये कहना है कि आज दोपहर में और शाम में हल्की बारिश का और कहीं पर तेज़ बारिश के इम्कान मौजूद हैं। लेकिन तूफ़ान की वो जो एक जो बिफरा हुआ तूफ़ान था, उसके अलावा जो एक असरात आ रहे थे वो आस्ता आस्ता कम होना शुरू हुए हैं। आज दोपहर में या शाम में किसी भी वक्त केटी बंदर के साहिल से ये तूफ़ान टकराने के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं, क्योंकि केटी बंदर के साहिल से करीबन 130 किलोमीटर के फासले पर ये तूफ़ान मौजूद है, जबकि कराची की हदूद से, कराची के साहिल से 220 किलोमीटर के फासले पर ये तूफ़ान गुजर रहा है इस हवाले से। जबकि इसका लैंडफॉल गुजरात की जो साहिली पट्टी है वहाँ पर हो चुका है और आज शाम या आज दोपहर में किसी भी वक्त इसका लैंडफॉल क्या नाम है यहाँ पर केटी बंदर के मुकाम पर होने का इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। लेकिन कराची में उसके असरात बतदरीज कम हुए हैं। लेकिन महकमा मौसमियात का यही कहना है कि कराची में जो आज बारिशों का हल्की फुल्की बारिशों का हल्की और तेज़ बारिश का इम्कान तो हैं, लेकिन उस तरह के तूफ़ान के जो असरात थे वो बहुत हद तक कम हो चुके हैं। जी ठीक है, ज़ालिक आप मेरे साथ रही इस वक्त माहिर मौसमियात हैं मरियम शब्बीर साहबा ने ज्वाइन किया। मरियम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले आज ये जो रेनफॉल एक्सपेक्टेड है ये कितनी मिलीमीटर हो सकती है? सूरत हाल ज़्यादा ख़राब तो नहीं हो सकती? जी पहले तो थोड़े से मैं बताना चाहूंगी कि मैं माहिर माहौलियात हूँ, माहिर मौसमियात नहीं हूँ। अच्छा, माहिर एनवायरमेंटल जो स्टडीज़ हैं उस हवाले से आपकी एक्सपर्टीज़ हैं। वेरी सॉरी। अब मुझे ये बताइएगा कि ये जो अरेबियन सी में पहली बार ये साइक्लोन बना है, ये क्लाइमेट चेंजेस की वजह है? किस वजह से ये बना, कुछ एक्सप्लेन करेंगे? जी बिल्कुल, जो साइक्लोन्स बनते हैं या ये जो समुद्री तूफान बनते हैं, इसकी वजह क्लाइमेट चेंज के साथ स्ट्रॉन्गली लिंक भी है। ये नेचुरली भी बनते हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से इंटेंसिफाई होते जा रहे हैं, इनकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। जैसे कि आप देखें कि जो हमारे ओशियंस हैं, जो हमारे सीज़ हैं, सी लेवल राइज की वजह से वार्म अप हो गए, यानी कि ज़्यादा गर्म होते जा रहे हैं, उनके टेम्परेचर बढ़ते जा रहे हैं। तो उसकी वजह से फिर आपके जब मौसम ज़्यादा बढ़ता है, यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा उनका बढ़ता है, जो कि आइडियल कंडीशन फराहम करता है साइक्लोन्स की फॉर्म अप होने के लिए। जैसे कि 27 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है साइक्लोन को बनने के लिए, तो वो एक आइडियल कंडीशन उसको प्रोवाइड हो जाती है। तो रिसर्च स्टडीज़ जो आपको बताती हैं वो स्ट्रॉन्ग लिंक इसका बताती हैं इंटेंसिफाई करने में, ऑफ कोर्स। तो दैट इज़ देयर ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। अच्छा, अभी ये जो इसकी मूवमेंट होती है, मैं उसके हवाले से चाहूँगी थोड़ा आप हमें गाइड करें, क्योंकि 3-4 दिन से आपको पता है कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, लोगों में खौफ भी है कि पता नहीं कैसा तूफ़ान आने वाला है। लेकिन बज़ाहिर यहाँ पर उस तरह से असरात दिखाई नहीं दिए। मौसम अबर आलूद था, हवाएं तेज़ चली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसा नहीं हुआ कि जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये किस तरह मूव करता है, क्या होता क्या है? बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया कि लार्ज सरफेसेस पे वार्म टेम्परेचर्स की वजह से ऑफ कोर्स बनता है, और जो आपकी बेसिकली ठंडी और गर्म हवा का इंटरमिक्स मैं आपके व्यूअर्स के लिए आसानी तौर पर बताता हूँ, तो उसकी वजह से बनता है। और पाकिस्तान में है कि इस दफ़ा लकी हुआ है, किस्मत हमारी थी कि हमारी बचत उस तरह से हो गई है, उस तरह से इतना प्रॉब्लम पाकिस्तान में नहीं हुआ है। लेकिन कुछ इलाकों में, जैसे कि आपकी रिपोर्ट में बताया भी गया है कि चूँकि ज़्यादा बारिश की वजह से ज़्यादा जो विंड स्पीड थी, हवा की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, तो उसकी वजह से ऑफ कोर्स वो सर्कल में मूव करता है और विंड डायरेक्शन पे बड़ा डिपेंड करता है। तो वो गुजरात को जो है वो हिट किया है ऑफ कोर्स। तो आपकी जो बेसिकली डिपेंड करती है आपकी इंटेंसिटी के किस स्पीड के साथ जो है, जो जब साइक्लोन फॉर्म होता है तो किस स्पीड के साथ जो है जी वार्म एयर और कोल्ड एयर जो है वो एक दूसरे को रिप्लेस करती जाती हैं। तो ये उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है। और चूँकि इसका ओरिजिन कह लें कि अरेबियन सी में जो ज़्यादा उसके करीब आप कह लें कि इंडियन गुजरात और जो इंडिया के कोस्टल इलाके थे वो ज़्यादा करीब थे, तो इस वजह से पहले जो है वो उधर जाके वो लैंड कर गया है और पाकिस्तान की उससे बचत हो गई है। तो दैट बेसिकली ऑफ कोर्स डिपेंड्स ऑन विंड स्पीड और विंड डायरेक्शन। इस वक्त हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये क्लाइमेट चेंजेस है, जिसके पेश नज़र कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं, कैंपेन्स भी चल रही हैं, लोगों में शऊर भी उजागर किया जा रहा है कि भाई इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा। अरेबियन सी में ये फर्स्ट टाइम है कि इस तरह का साइक्लोन बना है और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी बचत हो गई है।
ये ऐसे साइक्लोन आगे भी बन सकते हैं? ज़ाहिर है अगर हमने इसके हवाले से वो काम ना किया तो होना क्या चाहिए आपकी नज़र में, और क्या एक्सपेक्टेशंस आप लोगों को भी हैं कि ऐसा होगा आगे कि मज़ीद साइक्लोन बनेंगे? जी, जैसा कि मैंने बताया कि जो सी लेवल राइज हुआ है और जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओशियंस वार्म अप हो रहे हैं, अरेबियन सी भी ऑफ कोर्स उनमें इन्वॉल्व है, जो आपके सीज और ओशियन से ऑफ कोर्स उनमें से ये बनता है, कभी किसी झील वगैरह में ये नहीं बन सकता, लार्ज सर्फेसिस पर बनता है। तो टेम्परेचर आपका जब हाई होता है ओशियंस में और सीज में, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी कम होती जा रही है पोल्यूशन की वजह से, पोल्यूटेड वाटर की वजह से, उसमें प्लास्टिक्स फेंकते हैं, केमिकल्स हम उसमें फेंकते हैं, तो उसकी वजह से ऑफ कोर्स आपकी ये चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। जब एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम होती है तो आपके जो टेम्परेचर्स हैं वो ओशियंस और सीज में बढ़ते हैं, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो ये आइडियल कंडीशन एक तरह से फराहम हो जाती है साइक्लोन को बनने के लिए और इंटेंसिफाई होने के लिए। तो जब तक कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस और जो पोल्यूशन लेवल्स हैं वो कम नहीं होंगे, तब तक मेरा नहीं ख्याल कि इनकी इंटेंसिटी जो है वो साइक्लोन्स की कम होगी। अच्छा, अभी मरियम जैसे कि भारतीय गुजरात की तरफ लैंड कर रहा है और कहा जा रहा है कि इस पट्टी से अभी पाकिस्तान की तरफ भी ये टकराएगा, तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा इसका इम्पैक्ट अब आप क्या देख रही हैं? बल्कि अब ख़त्म हो गया या बारिशों की सूरत में कुछ सूरत हाल सीरियस हो सकती है? जी, अभी तक अगर आप NDMA की एडवाइजरी है उसको देखें तो उनके मुताबिक अभी तक मतलब खतरा कम हो गया है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। ये आज 16 है तो 16 की सॉरी आपके यहाँ तो 17 शुरू हो गया, मैं जिस रीजन में बैठी हूँ वहाँ भी 16 चल रही है। तो जो आपकी जो 17 जून और 16 जून की इवनिंग और 17 की मॉर्निंग तक जो है वो सेटल डाउन होगा, और अभी तक रेन शॉवर्स जो हैं वो डिफरेंट इंटेंसिटी के साथ जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में, आपको जो कोस्टल एरिया हमारा है कराची, ठट्टा, वदीन, उमरकोट, थरपाकर, ये सारे जो इलाके इस रीजन इस साइड पे जितने आते हैं उनमें ऑफ कोर्स विंड स्पीड जो है वो तेज़ रहेगी, और आपके जो हवा की स्पीड है वो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ है। और इसी तरह से नुकसान इस तरह से हो सकता है कि आपकी जो तेज़ बारिशें हैं कुछ इलाकों में जो है वो घरों में भी पानी, ज़ाहिर है वो थोड़ी बहुत बारिशें ज़्यादा हुई हैं तो उसकी वजह से जो विंड स्पीड ज़्यादा है उसकी वजह से घरों के अंदर पानी भी गया है ऑफ कोर्स, लेकिन उस तरह से डैमेजेस अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुए हैं जिस तरह से हमारे सैलाब या साइक्लोन जैसे इंडिया में इसको हिट किया है तो इम्पैक्ट हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह से नहीं हुआ है। और थैंक्स टू हमारी अथॉरिटीज़ जिन्होंने जो है वो 80,000 के करीब लोग भी इवैक्यूएट कर लिए थे टाइमली, कि गो फॉरबिड, यू नेवर नो कि फास्ट होती है उससे अगर ज़्यादा डेविएट कर जाए ये स्पीड या ज़्यादा बिपर जाए, जैसे कि इसका नाम है ये कि साइक्लोन बिपर जॉय, तो ये अगर ज़्यादा हो जाता तो फिर ज़्यादा नुकसान हो जाता, लेकिन चलिए अल्हम्दुलिल्लाह अब शुक्र है कि बचत हो गई है। सालिक भी मेरे साथ है। सालिक, आज चूँकि अब ये यहाँ से निकल गया है, ख़तरा भी टल गया है, आज जरा लहरों की कंडीशन दिखाएंगे आप? कितने फिट बुलंद है लहरें? सी व्यू पर क्या माहौल है? पीछे आपके क्या सूरत हाल है? जी, आज सीव्यू पे सूरत हाल कदरे बेहतर है। अगर जो दो दरिया के साहिली पट्टी जहाँ पर 4 दिनों से रिपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर पहले हमें आवाम का जो रश नज़र आता था, सुबह आपको पता है यहाँ पर शाम तक रश रहता था लोगों का, लेकिन आज कदरे कम है यहाँ पर रश, क्योंकि आपको मालूम गुज़श्ता रोज़ से यहाँ पर रुकावटें लगाई थी, लेकिन शहरी कहीं ना कहीं से पहुँच जाते थे। लेकिन आज समुद्र की लहरें भी उनमें थोड़ा ठहराव आया है। मैं कैमरा मैन अगर असली आपको दिखा सकें तो ये समुद्र की लहरें हैं, ये पहले जब दीवार से टकरा के मुसलसल बाहर आ रही थी, लेकिन आज इनकी उस किस्म की इंटेंसिटी नहीं है, समुद्र उस हद तक रफ नहीं है जितना कल था। अब यहाँ पर थोड़ी बहुत जो लहरें हैं वो टकरा रही हैं, काफ़ी देर के बाद कोई एक लहर आती है वो जाके दीवार से टकराती है, वरना सुबह से बिल्कुल समुद्र जो है उस समुद्र में बहुत काफ़ी हद तक ठहराव आया था, क्योंकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि जो तूफ़ान है बाइपर जो वो कराची के जनूब से 220 किलोमीटर के फासले से गुजर रहा है, और वो उसमें वेरिएशन आ रही है, कभी वो करीब आता है तो एकदम समंदर में तुगयानी बढ़ जाती है, जैसे ही समंदर कराची की साहिली पट्टी से थोड़ा सा दूर होता है तो एकदम उसमें समंदर की जो लहरें हैं वो थोड़ी सी थम जाती हैं। कल जैसे 200 से कम किलोमीटर पर जब समंदर पहुंचा था तो हमने देखा काफ़ी रफ टाइड्स हो गई थी, जहाँ पर लहरें काफ़ी बुलंद होना शुरू हो गई थी और बहुत ज़्यादा पानी बाहर आ रहा था। लेकिन आज उस तरह की कंडीशन नहीं है, क्योंकि महकमे मौसमियात के हुक्काम का ये कहना है कि समंदर जो तूफान है ठीक है। सालिक, आप मेरे साथ रहिएगा। मरियम, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, मुझे ये बताइएगा कि बारिश के हवाले से भी हम ये तवक्को कर सकते हैं कि ना हो शायद, जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह तूफान का खतरा टल गया, ये जो बारिशों के स्पेल की बात हो रही है कराची में स्पेसिफिकली नहीं होगा?
देखिए, जो अभी तक एनडीएमए की तरफ से एडवाइजरी है, जो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का फोरकास्ट देखें तो उसमें बारिशें जो हैं वो काफ़ी इलाकों में एक्सपेक्टेड हैं, जैसे कि कराची, उमरकोट, ठट्टा, बदीन, काफ़ी सारे ऐसे इलाके हैं जिनमें बारिशों का कहा गया है। अब वो कितने मिलीमीटर होती हैं, कितने ड्यूरेशन उसका होता है, वो वेरी कर सकता है, बट टू बी ऑनेस्ट हमारे है। कुछ इदारे ऐसे हैं जिनकी फोरकास्ट जो है वो इतनी एक्यूरेट भी नहीं होती है, तो वो एक्यूरेट इतनी नहीं होने की वजह से डिफर भी कर सकता है। जैसे हमारे फ्लड्स 2022 के थे, तो उसमें भी फोरकास्ट बहुत कम की गई थी और बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी और फ्लड बहुत इंटेंसिटी के साथ आया था। तो मेरा ख्याल है कि शहरियों को काफ़ी ज़्यादा जो है वो एनडीएमए की एडवाइजरी पे अमल करना चाहिए कि वो बिल्कुल एहतियात हमें करनी है, इंडिविजुअली अपना अपना रोल प्ले करना है, तभी सूरत हाल जो है वो बिगड़ेगी नहीं। अल्लाह ना करे अगर इस तरह शदीद बारिशें होती हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। शब्बीर हमारे साथ थी और सालिक भी हमारे साथ थे। अभी मैं आपको हैदराबाद की सूरत हाल बताती हूँ, वहाँ पर तूफ़ान के असरात महसूस हुए हैं, बारिश वहाँ पर अब भी हो रही है। गुलाम शब्बीर आराई हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं मौसम कैसा है वहाँ पर। जी गुलाम शब्बीर। जी बिल्कुल, समुद्री तूफान बिपरजॉय आज सिंध की साहिली पट्टी से टकरा रहा। मैं आपको बताऊं कि मौसम की जो सूरत हाल है वो उसके असरात आना शुरू हो चुके हैं। मुख्तलिफ अजला ठट्टा, सिजावल, बद्दीन, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलहयार, मटियारी, नवाबशाह और हैदराबाद में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त हैदराबाद की अगर हम बात करें तो हैदर चौक पे मैं मौजूद हूँ और मेरा कैमरा में नदीम अगर आपको दिखाए तो गुज़िश्ता रात से हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहा है और अभी इस वक्त जो हल्की बारिश थी वो दरमियानी बारिश में तब्दील हो चुकी है और सड़कों पे पानी जमा होना जो है वो शुरू हो चुका है। साथ साथ जो ज़िले इंतज़ामिया है उसने तमाम जो मुतल्लिका इदारों हैं उनको अलर्ट रहने की हिदायत जो जारी कर दी थी, उसके मुताबिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वो इस वक्त सफाई सुथराई में मसरूफ़ है, आप देख सकते हैं। और वासा, बल्दिया और हेस्को को भी अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हैदराबाद में मामूली सी बारिश जो है वो इंतज़ामिया के पोल खोल देती है। ताहाल वासा ने जो है वो गफलत का मुजाहरा किया, उससे पहले जो नालों की सफाई है उसको मुमकिन। ठीक है गुलाम, बहुत शुक्रिया आपका। हल्की सी बारिश भी जहमत बन जाती है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया इस वक्त अलर्ट मौजूद है। अल्लाह करे चीज़ें कंट्रोल में रहें। सालिक आपका भी बहुत शुक्रिया और गुलाम शबीर आपका भी बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक हम लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन। और इस वक्त बड़े ज़बरदस्त मेहमान मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, आपने मास्टर फ्रेम में देख लिया है। वली शेख साहब ने किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मारूफ कॉमेडियन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वली साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और आपके साथ ये क्या सूरत हाल पेश आई है मैं डिटेल में आपसे बात करूँगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी खबरें गर्दिश में है कि जो मंडी जा रहा है वो लुट रहा है। आप लुटे, कैसे लुटे, पुलिस के साथ भी आपका कोई मसला चल रहा है, क्या ये सारा माजरा है, वली साहब से जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि मंडी में क्या सूरत हाल है, वहाँ की सूरत हाल भी जान लेते हैं ना। तो ईद उल अज़हा से पहले एशिया की सबसे बड़ी आर्जी मवेशी मंडी कराची में लगती है, लेकिन इस साल इसका मकाम मज़ाफ़ात में शहर से मज़ीद दूर है। सबसे बड़ा इशू सिक्योरिटी का है। सुपर हाईवे मवेशी मंडी जाने वाले शहरियों से लूट मार का सिलसिला जारी है। हालात इस कदर संगीन है कि कराची की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि अब इंटरनेट पर एक सिक्योरिटी कंपनी का इश्तिहार है कि वो मवेशी ख़रीदने जाने वाले शहरियों और मवेशी के साथ बाहिफाजत वापस आने के लिए सर्विस फराहम कर रहे हैं, जो कि फ़ी घंटा है। तो ये सर्विस वली साहब आपने क्यों नहीं ली? उस वक्त नहीं थी। अच्छा हाँ, ये पिछले हफ्ते की बात है, 4 तारीख की, जब मैं गया था मंडी तो मुझे पता भी नहीं था। मैं तो पुलिस का और इनका बयान देखा कि बड़ा अच्छी सिक्योरिटी है और आप आइए, तो मैं भी चला गया लेने के लिए। तो वो बस जब मैं लुटा हूँ तो उसके बाद मुझे पता चला कि कितनी। तो आप जब लुटे हैं जी तो आपने फिर इस चीज़ का सबूत पुलिस को किस तरह दिया कि मैं वाकई लुटा हूँ? वो गलती हो गई मुझसे कि वीडियो बनवानी थी मैंने, कि यार मैं लुट रहा हूँ ज़रा वीडियो बना दे। तो वो वीडियो नहीं बना सका, तो अभी पुलिस मेरे पे इल्ज़ाम लगा रही है कि मैं लुटा ही नहीं। तो उनका मौक़िफ़ क्या है कि फिर ये सारा ड्रामा क्या किया गया है कि आपने वीडियो भी आपकी बहुत वायरल हुई है? जी। तो मतलब आप क्यों ये ड्रामा करेंगे? पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ये कह रही है किसी स्टेट होल्डर से मैंने पैसे लिए हैं और उसके कहने पे किया है, तो भाई वो स्टेट होल्डर से पैसे दिला दो। तो वो स्टेक होल्डर सामने नहीं आया अभी तक तो नहीं आया मेरे सामने कि मुझे पैसे भी,
और पुलिस ही कह रही कि मैं कोऑपरेट नहीं कर रहा पुलिस के साथ। आप मुझे शुरू से बताएं किस्सा पेश क्या आया था जब आप गए, लुटे कैसे लुटे, किस जगह पर लुटे, फिर क्या हुआ, सब कुछ बताएं। जब ये हम टोल प्लाजा से निकले आगे तो इंडस चौक है, इंडस चौक से पहले दो लड़के आते हैं, उन्होंने गन लोड की और कहा कि साइड पे रोको वरना मार देंगे। अब जो बच्चा मेरे साथ था, लड़का था अफान सिद्दीकी, वो रुक नहीं रहा था। मैंने कहा रुक जा, इनका कोई पता नहीं होता, ये मार देते हैं। वो रुका, उन्होंने इतनी जल्दी में उन्होंने मोबाइल लिया, मेरी हाथ की घड़ी ली, ये ऐसे पैसे रखे थे, ऐसे ही पैसे लिए, उससे भी ये दोनों चीज़ें नहीं। अच्छा, उसका एक मोबाइल जो वो उसके अंदर रखता है बाइक के पॉकेट में, वो बच गया था, और बाइक इतनी अच्छी नहीं थी उसकी ना, तो वो भी बच गई थी। ये लेके निकले तो हम चले गए उधर सामने इंडस चौक पर, तो पुलिस मोबाइल थी। मैंने उनसे जाके बोला, अपना तारुफ कराया, मास्क उतारा, और मैंने तो हमारे पीछे आने लगे। मैंने कहा आओ, तो हम जाने लगे ना, तो आगे दो बाइकें और रोकी हुई थी उन्होंने, लूटने वालों ने। पुलिस वाले आपके साथ थे? जी साथ थे। तो मैंने कहा यार देखो डकैती हो रही है वो, तो जब वो उनके पीछे भागे तो वो निकल गए लड़के, मगर वो 5 लड़के थे, 2 बाइकों पे, उनके 2 मोबाइल गए, 3 बच गए, ये हुआ। और अब पुलिस कह रही है कि मैं उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। अभी मैंने आईओ मेरे घर पर आए थे, मुझे उन्होंने कॉल किया, कहने के वली भाई आपसे तफ्तीश करनी है कि आप आए। इससे आगे क्या हुआ मैं आपसे पूछती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तरह ये जिस मकाम की आप बात कर रहे हैं ना, हमारे नुमाइंदे भी गए हैं मंडी, पूछूं कि आखिर सूरत हाल अब भी यही है या कुछ बेहतर हुई है? कोई नाके, कोई पिकेट आपको नजर आ रही है? कफील बताइएगा। देखिए सारिश, इस वक्त जब हम जमाली पुल के बाद जो नॉर्दर्न बाईपास के लिए जब लेफ़्ट पे रास्ता मुड़ता है मवेशी मंडी के लिए, तो ब्रिज के साथ जो है वो पहले रेंजर्स की 2 मोबाइल्स मौजूद हैं जो मैंने अभी देखी हैं। ठीक है जी, उसके बाद स्मूथ रोड है, और रोड तो बहुत ज़्यादा स्मूथ है और कोई उसमें कोई गड्ढा नहीं है। उसके साथ साथ लाइट्स का इंतजाम वहाँ किया गया, और इस पूरे रास्ते के अंदर मुझे 4 से 5 मोबाइल्स जो है वो पुलिस और रेंजर्स की वहाँ दिखाई दिए, कभी राइट पे और कभी लेफ़्ट साइड पर। ठीक है, लेकिन यकीनन जो है वो डिस्टेंस ज़्यादा हो गया है जो पहले मंडी थी वहाँ से और अब यहाँ तक, और इस हवाले से अगर कहा जाए तो है। लेकिन इंतजामात के हवाले से अब कम से कम ये कहा जा रहा है, और ये हमने खुद भी जो है वो ऑब्ज़र्व किया है कि जो है वो अब थोड़ा सा मोबाइल्स और पुलिस में इजाफा हुआ है। तहम ओवरऑल अगर हम बात कर ले, इस वक्त मैं इस एरिया में मौजूद हूँ जो कि ओपन एरिया है, जो कि यहाँ कहा जाता है कि इसको जो अच्छा, हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है कफील से, लेकिन आपने वली साहब जो यहाँ रखे हुए हैं, लेकिन ये जो रेंज है वो थोड़ी कम है इसमें। जी जी जी, कहिए आप। हेलो जी जी, तो यहाँ जो इस वक्त हम प्राइसेस की बात कर ले तो वो खासा यहाँ पर स्टार्ट जो हो रहा है, थोड़ा अगर हमें ये लोग हट जाएं तमाम व्यापारी, तो ये स्टार्ट हो रहा है जी 1 सवा लाख से ऊपर, और ये जा रहा है 4 से 5 लाख के दरमियान तक। व्यापारी मेरे साथ है, क्या कहना चाहेंगे मोहम्मद पीर, क्या इस वक्त जो तमाम है यहाँ जानवर खरीदार आ रहा है आप लोगों के पास? कम आ रहा है, बहुत कम आ रहा है खरीदार। जिस तरह पहले हम आते थे, तकरीबन जैसे ही हम आते थे दूसरे दिन हमारा बिकना माल शुरू हो जाता था। अभी तकरीबन 10 दिन हुए, 8 दिन हुए, हम चारा पूरा लेकर आए थे, अभी हमारा चारा भी ख़त्म हो गया है। पीछे से चारा मंगवा रहे हैं तो उसके इजाफी चार्जेस लगा रहे हैं, तकरीबन कोई 8 को 10 हज़ार इजाफी चार्जेस लगा रहे हैं। वो तकरीबन वो उसका 8-10 हज़ार इजाफी चार्जेस है, और उसके अलावा हम 3-4 हज़ार उसका किराया दे रहे हैं। और इधर मतलब कि हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। क्या प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम यही है कि इधर इंतज़ामिया कोई भी किसी से पूछने वाला नहीं है। मोबाइल चार्जिंग पे लगाएं तो वो भी 150 रुपया मांग रहा है। सही। और खाना वो भी ठीक बहुत है महंगा है। कफील, मतलब मैं आपसे मजीद भी सूरत हाल जानूंगी। जानवर तो काफ़ी महंगे हैं, मतलब 1 लाख से सूरत हाल शुरू हो रही है और 4 लाख तक जा रही है, तो अच्छे खासे पैसे पता है इन डकैतों को भी कि लोग लेके इस तरफ आ रहे हैं। खैर ये अच्छी बात है कि पुलिस ने मजीद वहाँ पे पिकेट्स बना लिए, नाके लग गए। आई थिंक ये जो आपके साथ इंसिडेंट हुआ है, इतना हाईलाइट हुआ है ना, उसके बाद ये नाके तो बढ़ने थे। उसके बाद बढ़े, उससे पहले नहीं थे। ये मैं भी यही कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर पब्लिक अपने आप को सेफ महसूस करती है तो जाए, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। पुलिस मेरे पे इल्ज़ाम लगा रही है कि मैं पुलिस का साथ नहीं दे रहा। आप ये देखें, आईओ मेरे घर पे से ये करके गया है, ये लेटर देखें, ये मैं उसको टाइम दे रहा हूँ तो ये करके गया है ना आईओ। इस केस का सर्वर नाम है इनका,
फिर मुझे कॉल आती है इसके बाद कि आपको एसपी साहब ने बुलाया है। तो मैंने कहा यार मैं अभी तो नहीं आ सकता, आप कल का टाइम रख लें। फिर उन्होंने कल का टाइम दिया, मैं कल। सब उसमें आपसे यही कह रहे हैं कि भाई आप हमारे साथ मिलके उनके खाके बनवाएं। मैंने देखा नहीं है तो कैसे बनवाऊंगा मैं, जब मार्क्स पहने हुए उन्होंने तो मैं कैसे खाके बनवाऊंगा। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। मुझे तो शनाख्त तो फिर आप उनकी कर ही नहीं सकते। मैं कैसे कर सकता हूँ, और मैं उनका साथ हो कहने के साथ नहीं दे रहा। अब एसपी साहब ने मुझे बुलवाया तो मैं अब आपको मैं कह दूं कि अभी आना है आपने 2 घंटे बाद, ये शूट है तो आप आ जाएंगे। आप कहेंगे मेरे और भी काम है, पहले वो निपटाऊंगी। अच्छा, जब दूसरे दिन की बात हुई तो मेरी बहन की सास का इंतकाल हो गया, तो अब घर में सबसे बड़ा मैं हूँ। मेरा ख्याल है कि आपको कुलवल्ला पढ़ लेनी चाहिए उन पैसों पे। आप किस चक्कर में पढ़ रहे हैं? मुझे पैसे वैसे भी नहीं चाहिए, मुझे अपनी इज्जत बरकरार रखनी है। मैंने 32 से 32 साल इस आवाम को दिए, हंसाया लोगों को। ये मुझे ना डिग्रेड कर रहे हैं कि मैंने 2 नंबर काम किया या कोई गलत काम किया। तो मुझे इससे क्या फायदा है? अगर फहम की भी जरूरत है तो मुझे फहम भी नहीं चाहिए। आप जानती है मैंने इंडिया में कितना सिकंदर सनम और वलीद शेख, आज भी आप हमारी वीडियो उठा के देखें मिलियंसों में। ये आजकल के जो बच्चे हैं ये तो बाद में आए, पहले काम ही हम दोनों से ही शुरू हुआ था, सिकंदर के और मेरे से। मेरी समझ से नहीं आया बाहर है कि ये क्या चाह क्या है मुझसे। और मैं समझता हूँ आपके चैनल ने मुझे आज जो बुलाया है, मैं सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे अपने दिल की बात कहनी थी। और मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर मैं गलत हूँ अब भी तफ्तीश करें, जहाँ मैं गलत होऊंगा मुझे वहाँ सजा मिलनी चाहिए। और मेरे बड़ी भाई बात ये है कि देखिए अब वो आपसे कह रहे हैं कि जी आप शनाख्त करें या सबूत दें कि आप लुटे हैं, जो कि हर शहरी को कराची के पता है कि सबूत नहीं होता। जो आते हैं वो पूरी तैयारी के साथ आते हैं, उन्होंने मास्क लगाए होते हैं, आप उन्हें शनाख्त नहीं कर सकते। हाँ, जो आप पे इल्जाम वो लगा रहे हैं कि जी आप ये झूठ बोल रहे हैं या आपने किसी से पैसे लिए, तो इसका सबूत उन्हें दिखाना चाहिए ना मुझे कि ये। और बता रहे मेरा मोबाइल वहाँ काम ही नहीं कर रहा था, वहाँ मैं आया ही नहीं हूँ। तो भाई मैं सरजानी कैसे आ गया, आपने FIR कैसे काट दी मेरी, ये इधर थाने आपके मेमार में कैसे आपने, मैंने मोबाइल को कैसे लेके चला गया उसी वक्त मेरी सारी जाहिर है अगर आपका ड्रामा होता तो आप मोबाइल थोड़ी वापस लेके जाते कि देखो वहाँ डकैती हो रही है। आप कराची के शहरी हैं, कैसा महसूस होता है ये सब कुछ देख? अनसिक्योर। बच्चों की लाइफ नहीं है, मेरी नहीं, हम सबके बच्चों की लाइफ नहीं है। पहले ही शहर में बड़ा सुकून हुआ करता था, बड़ी मोहब्बत है, बड़ा प्यार, और बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे यहाँ। इंजीनियर होते थे, क्रिकेटर होते थे, खेलों के मैदान सजे होते थे। अब नहीं है ये सब चीज़ें, अब सिर्फ पैसे की भाग दौड़ है, और किसी भी तरह, और किसी ने भी पैसा कमाना है, उसने ये नहीं देखना कि अल्लाह ना करे ये घर का वाहिद कफील है, इसके साथ कुछ हो जाएगा। सिंध गवर्नमेंट तो अपने तौर पे कोशिश कर रही है कि उन्होंने पिकेट्स लगा दिए, नफरी बढ़ा दी है, ये वो कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये जो अनासिर है इस तरह के, उनको पकड़ने की तो खैर इसके लिए कायदा स्ट्रेटेजी, प्लान बनाना पड़ेगा, तभी इनका कला कमा होगा कि इनको जड़ से खत्म किया जाए। मुझे क्या बताइएगा कि जो बछड़ा आपको मिला है जी, जी, ये कैसे मिल गया आपको? बात ये हुई कि मैं घर पर था तो मुझे कॉल आती है जफ़र अब्बास भाई की। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं यार वली भाई आइए, आपके लिए एक गिफ्ट है। मैंने कहा क्या गिफ्ट है? कहने आइए ना। मैंने कहा अच्छा। मैं गया उधर उनके ऑफिस, तो वो और उनके एक दोस्त थे आतिफ जो बिल्डर हैं, तो वो खड़े थे। मैंने कहा जी। कहने लगा वली भाई ये आतिफ भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप लुटे हैं मंडी में। तो आतिफ भाई मैं नहीं ना JDC, ये आतिफ भाई आपको बछड़ा गिफ्ट करना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं यार, मैं कहने नहीं ये अपनी मोहब्बत से। तो उन्होंने उसी वक्त बछड़ा मंगाया और मुझे खरीद कर गिफ्ट किया। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, अब आप माशाल्लाह कॉमेडियन हैं, आप तो इस तरह के मामलात में से वैसे तफरीह निकाल लेते होंगे। जिस तरह आप कह रहे हैं कि मैं वीडियो कैमरा लेके जाता, वीडियो बनती जब मैं लुट रहा होता, तो आपके लिए कैसा था ये सारा? मतलब आपको तो हंसी आती होगी कि ये हो क्या गया मेरे साथ? अल्लाह की कसम मैं जिंदगी में पहली बार लुटा हूँ। अच्छा, पहली बार लुटे? पहली बार, मुझे आज तक नहीं लूटा गया। कराची शहर में डाकू आए, लड़के आते हैं मुझे देखते हैं, अरे वली भाई यार एक जोक तो सुना दो। वो ये हमें भी सुना दे, वो ये जो किस्सा आपके साथ हुआ है हमें भी सुना दे। वो ये कहकर चले जाते हैं, आज तक नहीं लूटा। मैं उनको लड़कों को कहता रहा यार मैं आर्टिस्ट हूँ, वली शेख सफेद खान। मैंने कहा कि शायद ये मान गए, नहीं उन्होंने नहीं माना। अच्छा, आपने बताया कि मैं वली हूँ? से मैंने बताया,
मैंने केप भी उतार दिया अपना मेन रोड कि पर। सर से गंजा भी हूँ, पूरा देख लो। और ये भी करा मैंने जो मेरा स्टाइल है। ओ भाई पलीचे, चल यहाँ से चलो। ये कहा आपको? मैंने कहा नहीं भाई। तो इस सारे किस्से में से कोई पुराना जोक तो नहीं आपको याद आ गया जो इसी से कि आज मेरे साथ ये काम क्या हो गया? अब क्या जोक याद आना था उधर, तो उधर मैं खुद शौक हो गया था कि ये हुआ क्या मेरे साथ। पहली बार तो बस मेरी जिद थी कि मैंने अब FIR कटानी है और मैंने बताना है कि भाई ये शेकोर नहीं है, अगर यहाँ मंडी रखी है तो आप पुलिस की पिकेट बढ़ाएं। चले अल्लाह करे कि मामलात भी जरा पुलिस से आपके सेटल डाउन हो जाए। मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि आपने उस परेशानी में भी उनको ऐसे करके दिखाया कि मैं वो हूँ, लेकिन उन्होंने आपका यकीन नहीं किया और आपको बोला भाई हटो। जिस तरह कि इसी तरह किसी के साथ हुआ था, इसी तरह कोई लुट रहा था तो उसने बोल दिया कि क्या तुम पटाखों वाली पिस्तौल चला के डरा रहे हो, तो वो बोल रहा है इसको चला के दिखाओ, इसको डर नहीं लग रहा। मतलब ऐसे सीन भी हो जाते हैं। कराची की जनाब हम बात कर रहे हैं, इस वक्त कराची पर किसका राज होगा ये फैसला अब हो गया है। ये जो चीज़ें जिन मसाइल की हम बात कर रहे हैं इस पर काम अब किसी ने करना है तो वो मुर्तज़ा वहाब जो मेयर कराची मुंतखब हो गए हैं। जमात इस्लामी के हाफिज़ नईम को शिकस्त दी है, मुर्तज़ा वहाब को 173 जबकि हाफिज़ नईम को 161 वोट मिले हैं। हाफिज़ नईम और रहमान कह रहे हैं कि मैं तो हार के भी जीत गया हूँ, और दूसरी जानी पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी आप आएँ, हमें मुबारकबाद दें, मिलकर साथ काम करते हैं इस शहर के लिए और कामयाबी हमारी उसको एक्सेप्ट करें। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए नायब अमीर जमात इस्लामी के डॉक्टर उसामा रज़ी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे जानना मैं ये चाहती हूँ कि एकदम से पोजीशन तब्दील कैसे हो गई? आप लोगों ने इतनी बड़ी कैंपेन की, महंगी सोशल मीडिया कैंपेन, मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप बहुत एक्टिव नज़र आए, एक मुकम्मल बयानिया बनाया, हाफिज़ साहब मेयर फिर भी नहीं बने। जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए ये हमारा अलमिया नहीं है, ये इस मुल्क का और इस मुल्क में जमहूरियत का अलमिया है। जमात इस्लामी इस मुल्क की वाहिद जमहूरी पार्टी है और उस जमहूरी पार्टी के होने की वजह से इस मुल्क में जो आम आदमी है वो सियासी अमल में ऊपर आता है और इसमें हिस्सा लेने के काबिल होता है। वरना इस मुल्क की सियासत में इस वक्त आम आदमी तो सियासत में हिस्सा लेने के काबिल बचा ही नहीं है। सिर्फ ये वडेरों और जागीरदारों की सियासत बची है और उसने इन दो पार्टियों में जो पीपल्स पार्टी और नून लीग पर मुश्तमिल है, इन दोनों के ज़रिए इस मुल्क को जो है यरगमाल बनाया हुआ है। और इस वक्त हमारी ये जो कराची का सियासी अमल है, इसी में से एक पार्टी ने जिसको ये सिंध ठेके पर मिला हुआ है, उन्होंने यहाँ का इंतखाबी अमल यरगमाल बना लिया। तो ये इंतखाबी नाकामी नहीं है, ये कोई आप जो कह रहे हैं ना कि इतनी बड़ी कैंपेन हमने चलाई, इससे ज़्यादा हमारी तंजीम है जिसने मेहनत की, इससे कहीं ज़्यादा कीमती हमारी वो मेहनत है जिसका कोई मुवाजना नहीं है किसी भी रकम के साथ। तो ये इतनी बड़ी मेहनत के बाद, इतनी बड़ी तंजीम के बाद, इतनी बड़ी कैंपेन के बाद का काम करने की ऑफर भी थी, आप इत्तेहाद में शामिल भी तो हो सकते थे उनके साथ। देखिए ऑफर की तो बात ही नहीं है ना, ये कोई किसी की जागीर तो है नहीं, सियासत या जमहूरियत या रायाम्मा, ये तो रायाम्मा है, रायाम्मा का हक है, वो इख्तियार है, रायाम्मा फैसला करेगी कि इनको क्या मिलना चाहिए, इनको क्या मिलना चाहिए, उस राय से डिसाइड होगा। ये नहीं होगा कि मैं दूसरे किसी को ऑफर करूं, कोई मुझे ऑफर करे, ये कोई मेरी कोई जागीर तो नहीं है, ये किसी और की भी जागीर नहीं है। तो इसलिए ये ऑफर करने का मसला ही नहीं है। अगर कोई इस तरह बात कर रहा है तो वो दूसरे लफ्जों में ये कह रहा है कि वो रायाम्मा के ऊपर कब्जा कर ले, जैसे कोई किसी के घर पर कब्जा कर ले और कहे कि मैं तुम्हें एक कमरा दे देता हूँ, मैं तुम्हें दूसरा कमरा दे देता हूँ, तुम्हें धूप लग रही है तो आओ साए में छज्जे के नीचे बैठ जाओ। भाई आप दूसरे के घर पर, आप कराची की रायाम्मा पे कब्जा कर लें और उसके बाद कहें कि हम तुम्हें ये ऑफ़र कर देते हैं, हम तुम्हें वो ऑफ़र कर देते हैं। हमारी सीटें ज़्यादा हैं, हमारे वोट ज़्यादा हैं, हमारे वार्ड्स, हर यूसी के नीचे 4 वार्ड्स हैं, हमारे वार्ड ज़्यादा हैं और एक नहीं कई गुना ज़्यादा हैं। और उसके बाद के जरिए डॉक्टर सामा, क्या ये बात दुरुस्त नहीं कि MKM की आला क़यादत आपको पहले ही मशवरे दे रही थी कि पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना आसान नहीं होगा? ये डॉक्टर फारूक सत्तार ने आपको बराह रास्त ये बात बताई थी? फारूक सत्तार किसी जमात इस्लामी को क्या मशवरा देंगे? पीपल्स पार्टी को तो हम बहुत पहले से जानते हैं, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। हमने उन्हें 70 में देखा है, 77 में देखा है, उसके बाद मुसलसल देखा है। MQM तो हमेशा पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी रही है। MQM ने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर 30 साल में इस शहर का जो हशर नशर हुआ है, जो तबाही और बर्बादी हुई है, ये तो MQM और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका हुकूमतों की कारकर्दगी है ना, जिसकी वजह से कराची तबाह हो गया है।
तो तो उसामा साहब, जमात इस्लामी का है, मतलब क्या होगा, जो होना था वो तो हो गया। आप लोग कोई कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे या फिर अब फैसले सड़कों पर होंगे या अपोजिशन में बैठकर टफ टाइम देंगे पीपल्स पार्टी को? सोच क्या रही है इस वक्त जमात इस्लामी की क़यादत? देखिए सड़कों के ऊपर भी जमहूरी जिद्दोजहद होती है और ये भी आइनी और कानूनी जिद्दोजहद होती है। यही असलन सियासी जिद्दोजहद है। सियासी कारकुन सड़कों पर जिद्दोजहद करता है, ऐवान के अंदर करता है, कानून और अदलिया के अंदर करता है, जो इंतखाबी इदारे हैं वहाँ पे जाके अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराता है। लिहाजा हम ये सारे जो दरवाजे हैं इनको खटखटाएंगे, ये सारे ऑप्शंस बरूए कार लाएंगे, ऐवान के अंदर भी, ऐवान के बाहर भी, अदालतों में भी। चले जी, आपका डॉक्टर उसामा रज़ी हमारे साथ मौजूद थे। और वली भाई, देखते हैं पॉलिटिक्स, सोचते हैं इस बारे में कैसा लग रहा है ये मेयर अब मुर्तज़ा वहाब हैं कराची के? अब मैं तो ये कहूँगा कि अब तकरीबन हुकूमती पीपल्स पार्टी की है, तो पहले तो ये होता था कि मेयर जो थे उनके पास वसाइल नहीं होते थे, तो अब ये जुमला कहने को नहीं होगा मेयर के लिए। तो मुर्तज़ा वहाब साहब आए तो मैं उन्हें मुबारकबाद भी देता हूँ और ये कहता हूँ कि सर अब जब आप आई गए तो अब कराची के लिए कुछ करके जाइएगा, कि ताकि लोग ये कहें कि यार कोई मेयर मिला है कराची को। कराची के आप बासी हैं, उम्मीद है आपको? उम्मीद रखनी चाहिए, उम्मीद स्टे पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, उम्मीद रखनी चाहिए और इंशाल्लाह ये करेंगे। इंशाल्लाह क्यों नहीं। पढ़े लिखे नौजवान हैं, कराची के शहरी हैं, जाहिर है इनके लिए दर्द दिल भी रखेंगे। अब मुझे क्या बताएगा, आप आजकल नजर क्यों नहीं आ रहे स्क्रीन पे? अभी तो आपको पता है कि काम वगैरह तो है नहीं इतना, और मैं समझता हूँ कि कराची के आर्टिस्टों के साथ एक सौतेली माँ जैसा सलूक किया गया है। तो हम लोगों को आप देखें, शकील सिद्दीकी भाई हुए, रऊफ लाला भाई हुए, मैं हुआ, हम किसी चैनल पे नज़र नहीं आते, या तो चैनल वाले हमसे नाराज़ हैं या हमें लेना नहीं चाहते, दोनों में से एक बात है। तो क्या कर रहे हैं फिर आप आजकल? हम लोग शोज़ वगैरह से अपना गुजारा करते हैं, और अभी मैं अपनी एक कंपनी बनाई है मैंने एडवर्टाइजिंग की, तो वो कर रहा हूँ मैं, उसमें भी ज़्यादा काम कर रहा हूँ। और अभी ईद पर अभी ड्रामा कर रहा हूँ। मैं इस ड्रामे के सिलसिले में ज़्यादा परेशान हूँ कि ईद पर हमारा 14 शो का ड्रामा है, प्रोड्यूसर है नहीं हमारे पास, तो वो खुद प्रोड्यूस करना भी है, पैसा भी निकालना। आखिर वजह क्या है कि मतलब प्रोड्यूसर भी आपको खुद ही बनना पड़ रहा है? जी, काम भी इस तरह है, कभी है कभी नहीं है, इसकी वजह क्या समझते हैं? इसकी वजह मैं कराची में या पूरे पाकिस्तान में ये समझता हूँ कि एक तो महंगाई हो गई है, और जो पिछले प्रोड्यूसर आए थे तो उनकी मर्ज़ी से काम करना पड़ता था, कि थिएटर में डांस आ गया था, वो डांस ज़रूरी नहीं है थिएटर में, थिएटर में हम सिर्फ हंसाना जानते हैं लोगों को। चलिए, अपने अंदाज में कराची के शहरियों को क्या मैसेज देंगे आप? मैं सिर्फ ये मैसेज दूंगा कि जैसा हमारा कराची था ऐसा ही बनाएं, सबसे मोहब्बत करें, प्यार करें, और अगर कराची की पुलिस आपको सिक्योरिटी फराहम करती है तो आप मंडी जाएं, वहाँ से बकरे बछड़े लेके आएं और शील्ड होके आएं। बेटी खुश है अब आपकी? मेरी बेटी बहुत ज़्यादा खुश है, तीनों बेटियाँ खुश हैं। बहुत शुक्रिया वली भाई, आपने हमें ज्वाइन किया और पुलिस के साथ आप ताउन कर रहे हैं। पुलिस भी करेगी कर रहा हूँ। और भाई, किसी को अगर कोई मुझसे शिकायत है तो मेरा नंबर है, आप लोगों के आईओ के पास मेरी FIR में नंबर है, आप डायरेक्ट मुझे फ़ोन करें। मुझे ये शिकायत है कि मैं फ़ोन नहीं उठाता। नहीं उठाएंगे फ़ोन, कह के जा रहे हैं, उठाएंगे फ़ोन। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है। जी जनाब, वेलकम बैक। और इस वक्त जो खातून आपने मास्टर फ्रेम में देखी है बिल्कुल वही है मेरे साथ, और इनको कहते हैं ना, वो लाइमलाइट में रहना आता है कि जब ये लगता है कोई गुम हो गई हैं तो फौरी से हमें फिर से नज़र आ जाती हैं। मारूफ टिकटॉकर और मॉडल स्टार हैं हरीम शाह, खबरों में इन हैं। हरीम शाह का इल्ज़ाम है कि उनकी प्राइवेट वीडियोस उनकी साबिका दोस्त संदल खटक ने लीक की हैं, उनकी शोहरत को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। जब ये सारा वाक़या हुआ उसके बाद ये मामला अदालत गया, फिर तकरीबन 4 दिन पहले ये केस की समाअत हुई, जिसमें फिर संदल को उन्होंने जुडिशल रिमांड पर जेल भी भेज दिया है। तो हरीम ने एक ट्वीट किया कि जो मुझे जेल भेजना चाहती थी वो आज खुद जेल चली गई है। तो ये क्या हुआ हरीम? इतनी आपकी ख़ास दोस्त थी वो, आप लोगों की इतनी वीडियोस, साथ रहना, साथ खाना, उठना बैठना, हुआ क्या? अच्छा, मैं बहुत मुख्तसरन सी बात करूँगी इस पे, चूँकि मैं बहुत जगहों पे बात कर चुकी हूँ।
अच्छा, कहते हैं चोरी ऊपर से सीना जोरी। कुछ लोग होते हैं जो गलतियां करते हैं और गलतियां करके उनको एम्बेरसमेंट भी नहीं होती, क्योंकि ऐसे लोगों के ज़मीर मुर्दा होते हैं। आपको रियलाइज़ आपकी गलती तब होती है जब आपके अंदर ज़मीर जिंदा हो। तो उसने गलती की, गलती के बाद गलती को छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन चोर चोरी करते हुए कहीं ना कहीं अपने सुराग छोड़ देते हैं। अपनी तरफ से वो बहुत होशियार, बहुत चिलाक, बहुत क्लेवर बनी कि मैं बहुत नफासत के साथ ये काम कर लूँगी तो मेरा बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। लेकिन जिन लोगों के साथ मशावरत करके, जिन लोगों के साथ उसने मिल के की है, उसके अपने बिनोई ने आके मुझे सारे के सारे सॉलिड प्रूफ दे दिए। फिर जिन लोगों के साथ उसने कहा कि मैं स्नैपचैट पे शेयर करूंगी और वॉइस मैसेज करके ये डिलीट करी थी, उन लोगों ने इसके वॉइस मैसेज सारे के सारे सेव कर दिए। नहीं, वो तो बाद में मुझे फॉरवर्ड की जब लीक हुई। उससे पहले की जो मशावरत चल रही थी, लाइक लीक तो बाद में होती है, लेकिन पहले लोगों के साथ मशावरत चल रही थी कि या तो साइबर क्राइम है, वहाँ से बैठ के लीक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो जिन जिन लोगों के साथ उसने मशावरत की, उन लोगों ने सारे वॉइस मैसेज मुझे दिए। आधे से ज़्यादा प्रूफ उसके घर के बंदे, उसके सगे बेनोई ने मुझे ला के दिए। फिर उसके अलावा जो है तो इसने टर्की के नंबर से लोगों को व्हाट्सएप पे शेयर की, तो इसको नहीं पता था कि वही टर्की के नंबर के साथ इसकी और मेरी पुरानी कन्वर्सेशन पड़ी हुई है। और उसी नंबर से इसने कहा कि चलो बाहर का नंबर है, मैं पकड़ी नहीं जाऊँगी, ये नहीं होगा। फिर वो सारी चीज़ें FIA में गई और भी बहुत सारे मतलब इनफ सबूत हैं, ऐसे ऐसे सबूत हैं। फिर उसने मीडिया में आके मेरे ऊपर मतलब इतनी मेरी करैक्टर असैसिनेशन की और मेरे ऊपर इतने मेजर, इवन कितने मेजर एलिगेशन लगाए। कभी तो कहती कि ये है। यार दोस्ती हो गई थी, मेरी दोस्ती बहुत पुरानी हुई थी। जब दोस्ती हुई थी तो उन दिनों में मैंने इसको मीडिया पे भी इंट्रोड्यूस करवाया था। मैं वकार के शो में लेके आई थी और काफ़ी शोज़ में वगैरह, कहीं भी मुझे जाना होता था कुछ भी, लेकिन मुझे नहीं पता। कुछ झगड़ा हुआ था, इसको क्यों ज़रूरत पेश आई ऐसी वीडियो बनाने की? यार झगड़ा वगैरह कुछ भी नहीं था, बस पता नहीं क्यों इनके दिलों में मेरे लिए एक वो था, एक बुग़्ज़ था, एक हसद था। और उन्होंने एक नाकाम चाल चली। उन्होंने कहा शायद इससे इसके जज्बात को ठेस पहुंचेगी, ये बिल्कुल गिर जाएगी, ये लोगों को मुंह नहीं दिखाएगी, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। लेकिन उनको तो नहीं पता कि गलती मैंने न की हो, कि मेरे साथ गलत हो तो फिर तुम्हें शौक से लोगों को मुंह दिखाती हूँ। पीछे हटना या वो करना तो वो तो मेरा शेवा ही नहीं है। बुज़दिली तो बिल्कुल भी शेवा नहीं है कि किसी कोई मेरा दुश्मन मुझ पर हावी हो जाए और उसको मैं खुश रहने दूँ। ऐसा तो कभी भी नहीं। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, देखिए बाजू का जब कोई बड़ी गहरी दोस्त होती है, दोस्ती अच्छी चल रही है, कोई ऐसा झगड़ा नहीं है, लड़ाई नहीं है, कोई बात नहीं है, तो कोई क्यों इतना ग्रज आपके दिल में रखेगा कि आपकी वीडियो ही लीक कर दे? बहुत बड़ी बात है यार। उनके ये ग्रजेस उनके पता नहीं क्यों, सिर्फ जेलसी की बेस पे नहीं हो सकता। कुछ वजूहात थी, लेकिन वो वजूहात कहते हैं किसी का पर्दा रखना चाहिए। जब आप किसी का पर्दा रखते हो तो अल्लाह आपका भी पर्दा रखते हैं। कुछ ऐसी वजह है जिसकी वजह से इसको शक हुआ कि शायद इसके हस्बैंड तक मैंने ये चीज़ कन्वे की है, संदल के हस्बैंड तक। और वो मैंने मीडिया में एक दफ़ा बता भी दिया था। बात ये हुई थी कि संदल की कुछ इलीगल इन्वेस्टिगेशन होगी। अच्छा, तो फिर तब भी आप पर्दा रखेंगी? अच्छा, नहीं, वो तो सारा कुछ अदालत के अंदर है, सब कुछ एविडेंस से डाला, बता दिया आपने। हाँ, सब कुछ वहाँ पे ये था कि संदल के हस्बैंड चूँकि जो हैं उन तक संदल की कुछ कन्वर्सेशन और कुछ चीज़ें पहुँची थी जो कि मेरे साथ थी भी नहीं, मतलब और लोगों ने लीक करके पहुंचाई। तो उसको ऐसा लगा कि मेरे हस्बैंड का जो नंबर है तो वो हरीम के पास है, तो हरीम ने मेरी ये चीज़ें जो है तो मेरे हस्बैंड तक पहुंचाई हैं। लोगों ने हरीम को सेंड की होगी, तो हरीम के पास ही मेरे हस्बैंड का नंबर था। तो उसको वहाँ पे इस चीज़ को उसने मुद्दा बनाया और ये चीज़ मतलब मद्देनज़र रखते हुए इसने, और भी इसके साथ साथ बहुत सारी बातें। लेकिन उसको एक तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजूहात पे जो है तो उसने और आयशा नाज ने और एक मेरी तीसरी फ्रेंड, उन सब ने मिल के उन्होंने कहा कि हरीम के साथ ऐसा करते हैं। जबकि मैं पाकिस्तान में थी। हाँ, मैं मोरक्को में थी, तब मैं पाकिस्तान में भी नहीं थी, मैं अपनी वेकेशन एंजॉय करने गई हुई थी। और जब मुझे वहाँ पे पता चला तो खैर बहुत एक वो कर्व वाला दिन था, बहुत तल्ख था। बट मैंने कहा कि नहीं, जो हो गया अब उठने अपने लिए स्टैंड लेने, इंसाफ लेने और इंसाफ के लिए उठ के डट के खड़े। हाँ, या मुझे बिल्कुल सपोर्ट किया, मुझे मीडिया पे सपोर्ट किया, मुझे वैसे सपोर्ट किया, मुझे उनकी मतलब फैमिली की तरफ से, स्पेशली मेरे मियाँ की तरफ से। अभी भी जब मैं शो में आई हूँ तो वो बेचारे भाई नीचे खड़े हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं, मेरा वेट करें। तो उनकी सपोर्ट में किसी की उनकी कमी नहीं है। वो कहते हैं जब अल्लाह आपके साथ अच्छा करना चाहे ना तो सारी दुनिया, सारे लोग करें ना, तो आपको ज़रर नहीं पहुँचा सकते। तो आपने इतने लोगों को अपने मुखालिफ कर लिया कि उसके साथ और लड़कियाँ भी मिल गई? यार मुखालिफ मैं क्या करूँगी, मैं तो पाकिस्तान में भी नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि चलो लड़ाई करूँ या कुछ। मेरी तो आदत भी ऐसी है, तो मैं तो किसी से लड़ती भी नहीं, चाहे वो दोस्त हो या बाहर को, ऐसे मतलब किसी के साथ ऐसे नहीं लड़ती। बट उसने अगर इख्तलाफात करने थे या उसके दिल में कोई ऐसी बात थी, उसने मेरे साथ ऐसा किया तो उसके साथ बुरा ही हुआ ना। कहते हैं बुरे कर्मों के बुरे अंजाम होते हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आई, देखिए अगर मैं हूँ, मुझे आपसे किसी भी बात का गुस्सा है तो मैं ये अगर किसी और यार उनको पहले मेरी बात सुने, उनको बड़ी प्लानिंग में वो मेरा साथ ऐसे नहीं देगा। उनको पर्सनैलिटी क्लैश था। इसके अलावा उनको ये था कि हरीम जो है तो मतलब क्यों इतनी खुश है,
क्यों इतना पुरसकून है। हम लोग जो है तो हम लाइक इतना फेमस होने के बाद मतलब या आने के बाद भी हमारे नसीब ऐसे हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो तो मीडिया को पता ही है इसने क्या क्या काम और किन धंधों में वो मुलव्वस थी। मुझे मीडिया पे बताना अच्छा नहीं लगता कि मैं तो आपको तो दोस्ती फिर तभी खत्म कर देनी हाँ चाहिए ना थी। तो मेरी दोस्ती शादी के बाद तो ख़त्म हो गई थी। मेरी मियाँ को जब उसकी बातें पता चली थी ना तो कि ऐसे 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 तो वो मुझे बात भी नहीं करने देते थे। वो कहते थे ऐसी लड़कियों के साथ बात भी ना करो, तुम क्यों बात करती हो। लेकिन मेरी नज़र में मैं किसी को नहीं देखती। मेरी तो बहुत सारी फ्रेंड्स बहुत सारे शोबों से हैं, बहुत सारे उससे हैं। मैं इन चीज़ों को देखती नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी दोस्ती को देखती हूँ। मैं हर एक इंसान अपनी जगह पे जो भी कर रहा है उसका अच्छा, अगर वो आपसे पर्सनल माफ़ी मांगती हैं आप उन्हें माफ़ कर देंगी? यार माफ़ करने वाली ज़ात अल्लाह ताला को पसंद है। तुम्हें कौन होती है ना माफ़ करने वाली। लेकिन इस चीज़ को प्रूव करना है, अदालत ही ना चाहती है। इस चीज़ को प्रूव भी करना है ना। लोगों ने कहा है कि इसने पब्लिसिटी स्टंट की है और इसने अपनी पब्लिसिटी स्टंट के लिए अपने जिस्म की नुमाइश की है, जबकि मुझे लोगों को जस्टिफिकेशन नहीं देनी थी कि मैंने क्या किया या क्या नहीं किया, लेकिन इन चीज़ों को प्रूव तो करना था। और इन चीज़ों को बेस्ट तरीके से बजाय इसके कि मैं लोगों को सफाइयाँ देती तो मैंने एक लीगल वे इख्तियार किया। एक लीगल वे इख्तियार करते हुए मैं जो है तो पाकिस्तान के कानून के पास गई। मैं सबसे पहले FIA के पास गई, मैंने सारे प्रूफ वगैरह उनको दिए। FIA ने इन्वेस्टिगेशन की और वो ख़त्मी नताइज तक पहुँचे कि संदल ने ऐसा काम किया। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं अदालत की। अदालत भी एक लीगल वे था, मेरा हक़ था कानूनी तरीके से उसको करना, बजाय इसके कि मैं उसके सर फोड़ती या मारती या कुछ भी करती तो वो मेरा शेवा नहीं था और ना मैंने करना था और ना मैंने ऐसे लोगों को मुँह लगाना है। बट मैंने लीगल तरीके से अपने लिए तो अपने हक के लिए तो उठ के खड़ा होना है। इस चीज़ को तो मैंने अदालत में प्रूव करना है। लेकिन यार लोगों को ये क्यों लगता है कि आप पब्लिसिटी स्टंट के लिए कुछ भी कर सकती हैं? यार लोगों की तरफ से मुझे हमेशा से क्रिटिसिज्म मिला है, ये मतलब बर्दाश्त हो गया। अब मुझे ना फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं क्या नहीं कहते क्या सोचते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि लोग जो भी सोचें, लेकिन मेरी इंटेंशन अगर दुरुस्त होंगी तो अल्लाह मुझे उस चीज़ का अच्छा सिला देगा। रिवॉर्ड मुझे अल्लाह की ज़ात में देना, लोगों ने नहीं देना। अगर मेरी अपनी बैड इंटेंशंस होगी या दिल के अंदर मेरे खुद के अंदर कुछ ऐसा होगा तो अल्लाह तबारक व तआला जो है तो मुझे उसकी सज़ा देंगे। तो लोग क्या हैं, लोगों ने ना आपको आपकी अच्छाई का सिला देना है ना आपकी बुराई का। लोगों ने आपको हमेशा तनकीद ही करनी है और तनकीद को भी अपने मुस्बत वे में लेके चलती हूँ। अगर कोई मुझ पर तनकीद करता है तो उसको मैं बिल्कुल नेगेटिव नहीं लेती, उसको भी उसमें से भी सबसे पहले जब आपके में वीडियो आ जाती है ना कि मेरे पास बहुत सारे लोगों के राज हैं, मेरे पास बहुत सारी वीडियोज़ हैं और मैं बता सकती हूँ कि आप किस तरह के इंसान हैं, आपका कैरेक्टर क्या है, तो अब वो लोग जिनकी दाढ़ी में तिनका होता है वो फिर जाहिर है वो बात तो फिर करते हैं। यार जिन लोगों के ऊपर मैंने हमेशा से बात की है तो मैंने तो प्रूफ के बगैर कभी भी नहीं की, मैंने तो सबूत के साथ की। कितने लोगों की वीडियोस हैं आपके पास? यार वीडियोस को छोड़ें, लेकिन जिन लोगों के ऊपर मैंने अगर तनकीद की तो मैंने सबूत के साथ की है। मेरे पास वसूख होंगे तो मैंने की होगी, अदरवाइज़ मैंने किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं की। और उनकी तनकीद भी इसलिए की है कि ऐसे लोगों को जो पाकिस्तान के लिए गंदा क्या कह दें जो भी, और आके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हिपोक्राइटनेस, उनकी हिपोक्राइटनेस को बेनकाब करना था, उसी लिए की थी। तो उसमें भी मेरी इंटेंशन दुरुस्त थी जो, और वो लोग मुझे खुद नहीं जीने दे रहे थे। मुझ पे हमेशा तनकीद करना, हर शो में मुझे बहस व मुबाहिसा, उनका मौजू ही मुझसे मतलब उनकी बात ही मुझसे शुरू और मुझ पे ही ख़त्म। और वो खुद अभी संदल के हस्बैंड ने आपसे नहीं कहा कि जेल चली गई है माफ कर दो या छोड़ दो उनके, जब उसका मेनू ही आपको सब कुछ बता रहा है? उनके हस्बैंड ने किसी मेरी थर्ड फ्रेंड को कांटेक्ट किया, उसने कहा कि मैं जो है तो उसने भी ऐसे ही कहा मेरे बहुत ताल्लुकात हैं, मैं करना चाहूँ तो ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ। मैंने संदल को छोड़ा हुआ है लेकिन अभी मैं संदल को जो है तो सपोर्ट करूँगा। तो मैंने कहा जाओ करो, सारे उनका है, मुझे लगता है सब एक ही जैसे हैं। उनको ना उनके अंदर बड़ी अकड़ है, जिस तरह से वो सहाफ़ियों के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं और जिस तरह से वो मुँह छुपाते फिर रहे हैं, तो अब खुद उनकी अकड़ देख लें। पता नहीं उनके अंदर ऐसा क्या किस चीज़ का गुरूर है, या संदल खटक मुझे लगता है यहाँ की कोई प्राइम मिनिस्टर है, पीछे से औकात जब इंसान को ये अपनी भूल जाते हैं ना, जब नया किसी को कुछ मिला होता है तो वो कहते हैं ना किसी में एकदम से कुछ पड़ जाए ना, कहते हैं तो वो फट ही जाता है। क्योंकि तो जिन लोगों को कुछ देखा हुआ ना, एकदम से कुछ थोड़ा बहुत देख लें, चाहे वो फेम हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो औकात भूल जाते हैं। तो जो लोग अपनी औकात भूलते हैं ना, वो मुंह के बल गिरते हैं। इसीलिए इंसान को कहीं पे भी जाके अपनी असल नहीं भूलनी चाहिए। इंसान की अमीरी, इंसान की गरीबी, ये उसका नसीब होता है। इसमें मेरे ख्याल में ये दोनों चीज़ें अल्लाह की तरफ से होती हैं। अल्लाह किसी को दे के आजमाते, किसी से लेके आजमाते हैं। लेकिन अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कोई नेमत दी हुई है तो उसके मशकूर बने, उस बल्कि और ज़्यादा अपने अंदर झुकाव लेके आए। कहते हैं कि जिस दरख्त पे फल लगते हैं वो हमेशा झुकते ही जाते हैं, और वाकई वो झुका हुआ होता है। लेकिन जिनके अंदर कुछ नहीं होता, वो जो अकड़ी हुई लकड़ियाँ होती हैं ना, तो वो तो एकदम से जब इस लड़की ने, पहले तो कुछ था नहीं, मतलब पीछे से सारा कुछ एक वो मैंने देखा हुआ था। इसके पास लाइक मुझे फ़र्स्ट टाइम जब मिलने के लिए आई थी तो अल्लाह की कसम उठा के कहती हूँ कि इसके पास जो लिपस्टिक थी ना वो भी टूटी हुई थी,
इसके बाद लिपस्टिक तक नहीं थी जब मैं इसके साथ मिली थी, और इसको मैं अपने साथ मरी फर्स्ट ट्रिप पे जब मरी गए थे, मरी लेके गई थी। पहले दिन में हमने पहली मुलाकात में हमने 3 दिन साथ में गुजारे थे, मरी में घूमने के लिए गए थे। तो उस वक्त इसके पास, अल्लाह की कसम आप उसे बोलो, उसके पास जो एक लिपस्टिक होती है ना वो तक नहीं थी। फिर उसको मैंने किस तरह मीडिया पे लेके आई, वकार के शो में लेके आई, डिफरेंट शोज में लेके आई। हो गई। हाँ, मैं हर जगह में कहती थी, और कहते हैं कि वो खैर उसका अपना नसीब था, हर एक इंसान का बाद में अपना नसीब होते हैं, वसीले बनते रहते हैं, लोग जुड़ते रहते हैं, कुछ लोग आपके साथ होते हैं, कुछ छोड़ के चले जाते हैं, ये ज़िंदगी का एक तसलसल एक हिस्सा है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगी कि सब इंसान पे हर तरह के अदवार आते हैं, कभी किस हालात में होते हैं, कभी मुश्किल हालात में, कठिन हालात में, कभी किस में क्या पता मुझ पे, मेरी लाइफ में भी ज़िंदगी के ऐसे बहुत सारे हालात आए हों कि कहीं पे मेरे पास कुछ भी ना हो, और मैं, लेकिन सब कुछ देखने के बावजूद मैं आज भी अगर इस मकाम पे खड़ी हूँ। सोचती हैं आप, मतलब अभी शादी आपकी हो गई है, हाउसवाइफ है आप, या काम कर रही हैं तो किस नौयत का कर रही हैं, क्या सोचा अपने बारे में? हाउस वाइफ तो नहीं हूँ, काम कर रही हूँ, लेकिन अपनी मर्जी से करती हूँ, कोई मतलब नहीं है कि लाइक कहीं पे भी किसी सोशल उसमें, या जैसे मेरी सोशल एक्टिविटीज़ हैं या कुछ भी जो मुझे पसंद होते हैं, जैसे मीडिया के काम या अपनी मर्ज़ी से किसी भी मीडिया के साथ कुछ भी, या इसके अलावा इनोग्रेशन, सब कुछ अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ जब मेरा दिल करता है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो या बैरून मुल्क हो, लेकिन जिनमें मैं कंफर्टेबल हूँ या ऐसे कुछ भी हो तो वो सारे मैं कर रही हूँ। लेकिन ये नहीं कि मेरे ऊपर कोई मुसलत है, ये जबरन मुझसे कोई कुछ भी नहीं करवा सकता, मुझे जो अच्छा लगता है मैं करती हूँ, जिसमें और ये बड़ी अच्छी बात है कि आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए आप मेरे साथ रहिएगा, एक और बड़ी ज़बरदस्त सी मेहमान है जो कि मेरे साथ हैं, सिंध के ज़िला थरपारकर की पहली CSS की ऑफिसर हैं, जिन्होंने थरपारकर में इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद इंतहाई कम उम्र में CSS मुकम्मल कर लिया। और अब सबसे बढ़कर ये कि उनका ताल्लुक़ एक ऐसे इलाके से जहाँ आम बच्चों को प्राइमरी की जो तालीम है वो हासिल करने की सहूलत भी दस्तयाब नहीं होती। दूसरी अहम बात यह कि डॉक्टर किरण साथ साथ MBBS की तैयारी भी करती रही हैं और अब वो डॉक्टर भी हैं, तो ये बड़ा, मतलब मैं तो हैरान हो गई। इस वक्त डॉक्टर किरण हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम डॉक्टर किरण। क्या आप मुझे सुन सकती हैं? जी, मुझे आवाज़ आ रही है आपकी। जी डॉक्टर किरण बताइएगा, कैसा महसूस कर रही हैं आप? CSS भी क्लियर कर लिया, इतना मुश्किल है और वो भी आप माशाल्लाह कर रही हैं, कर लिया आपने। पहले तो ये कि मेरा MBBS हो चुका है और मैंने हाउस जॉब भी कर लिया है। हाउस जॉब के बाद मैंने इमीडिएट अटेम्प्ट किया था CSS का। बाकी अगर फीलिंग की बात करूँ, जब रिज़ल्ट आया उन दिनों में बहुत ओवरवेलमिंग फीलिंग थी। अब एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग आ रही है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, बड़ा मतलब ये इलाका ऐसे एहसास महरूमी का शिकार भी कहते हैं, थरपारकर, यहाँ वसाइल वैसे नहीं है, फिर हम आए रोज़ खबरें देखते हैं ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार, बड़ी अजीब सिचुएशन होती है। ऐसे में वहाँ पर तालीम का निज़ाम भी तकरीबन ना होने के बराबर ही है, तो कैसे मुमकिन हो पाया ये सब कुछ? कितनी मुश्किलात फेस करना पड़ी आपको? मैम यहाँ पे मैं ये डिबंक करूँगी कि निज़ाम तालीम थरपारकर का अच्छा नहीं है। आई एक्सेप्ट कि वहाँ पे सोशो इकोनॉमिक स्टेटस इतना अच्छा नहीं है थरपारकर का, और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना एडवांस नहीं है थरपारकर में। लेकिन एजुकेशन सिस्टम को अगर देखें, थरपारकर का एजुकेशन सिस्टम सिंध में बाकी, मैंने गवर्नमेंट स्कूलिंग देखी है, गवर्नमेंट सिस्टम जो एजुकेशन का देखा उससे कई गुना बेहतर है। अच्छा, ज़बरदस्त। बिल्कुल। तो प्रॉब्लम्स क्या फेस करनी पड़ी आपको? मैंने शुरू से तालीम अपनी इंटरमीडिएट तक थरपारकर से ही ली है और मेरी फाउंडेशन, एजुकेशन फाउंडेशन जो मेरा बेसिस बना था वहीं से बना है, और उसी ने मुझे हेल्प आउट किया। मुझे इतनी ज़्यादा एफर्ट पुट नहीं करनी पड़ी CSS की प्रिपरेशन में, कि मेरा ऑलरेडी बेस अच्छा बना हुआ था। तो हमारे वहाँ निज़ाम तालीम बहुत अच्छा है सिंध से। अच्छा, तो अभी क्या अब आपके प्लान्स क्या हैं किरण? आपने ज्वाइन करना है किस डिपार्टमेंट को, क्या सोचती हैं अपने बारे में? मैम मेरी एलोकेशन हुई है इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज में एज एन असिस्टेंट कमिश्नर। अभी हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, कॉमन ट्रेनिंग, उसके बाद स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसको वो 1 ईयर तक लग जाएगा। आफ्टर दैट आई विल कम इनटू सर्विस, फिर पोस्टिंग होगी ऑफ कोर्स। और बाकी ये है कि मेरी अगर एस्पिरेशंस बोलूँ, जर्नी इज नॉट एंड हियर, अभी मेनी मोर माइलस्टोन्स टू अचीव। बाकी ये है कि ऑनेस्टी से काम करना है। अगर मेरा डॉक्टर्स को तो सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलती, इतनी पढ़ाई के बाद हाउस जॉब, फिर आप सर्व कर रही हैं, तो ख्याल कैसे आया कि आपको CSS करना चाहिए? एक्चुअली जैसे मेरा हाउस जॉब कंप्लीट हुआ तो उस टाइम आई वाज एक्सप्लोरिंग फॉर द करियर ऑप्शंस अहेड। तो उसमें ये था, मैंने मेडिकल में पोस्ट ग्रेजुएशन के कुछ इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स भी दिए थे और कुछ यहाँ के पाकिस्तान में भी पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स दिए।
और उसके साथ में ये वाला CSS वाला ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर रही थी, इसको भी दिया। तो ये है कि मैंने पाकिस्तान में रहना था। आई एम द एल्डेस्ट ऑफ माई सिबलिंग्स, तो मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पेरेंट्स की भी है, मैंने उनको लुक आफ्टर करना होता है। तो मैं सोच रही थी, मैंने ट्राई किया कि मैंने पाकिस्तान में रहना है। पाकिस्तान में रह के सिविल सर्विसेज एक ऐसी सर्विस है जिसमें ना सिर्फ आप लोगों को सर्व कर रहे हो, लोगों को सर्व करने के साथ साथ आपको उतनी अप्रिसिएशन, उतनी रिस्पेक्ट सोसाइटी में मिलती है, एक आप डायरेक्ट इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो सोसाइटी। तो किरण, ये आपने जो CSS के एग्जाम्स हैं थरपारकर में ही दिए हैं? नो मैम, CSS का एग्जाम मैंने हैदराबाद में दिया है, सेंटर हैदराबाद में होता है, थरपारकर में सेंटर नहीं है। अच्छा, सेंटर नहीं है। तो अभी मुझे ये बताएगा, जाहिर है पेरेंट्स की इसमें बड़ी सपोर्ट होती है, माँ बाप के बगैर तो कुछ भी करना नामुमकिन है, स्पेशली जिस एज में आप हैं। क्या किरदार उनका रहा, किस तरह मैनेज करती थी आप? जाहिर है आप साथ जॉब भी कर रही थी। बिल्कुल, देखिए, आई एम द फर्स्ट फीमेल इन माई फैमिली जिसने हायर एजुकेशन ली और यहाँ तक आई। तो मेरे पापा को और मेरे मामा का बहुत सपोर्ट रहा है। उन्होंने ही एक विजन अपना बनाया था कि इसको बहुत आगे ले जाना है, और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। एक हमारे ट्रेंड चला आ रहा था कि नहीं, फीमेल्स एजुकेशन, फीमेल आर मीन टू स्टे एट होम, लेकिन उन्होंने ये चीज़ को ब्रेक किया, इस चीज़ को, और मुझे सपोर्ट किया एजुकेशन में। MBBS करने के बाद मैंने अपने डैड को बोला, पापा आई वांट टू गो फॉर CSS, तो उन्होंने मुझे इस जर्नी में बहुत सपोर्ट किया। इवन मेरे साथ मुझे पढ़ाया भी करते थे, न्यूज़पेपर में से मेरे लिए नोट्स बनाना, साथ में पढ़ना। हम टॉपिक्स को मुझे बोरिंग लगता था तो मैं पापा को लेकर साथ में बैठ जाती कि चले पढ़ते हैं ये टॉपिक। हमने ऐसे करके तैयारी की। अच्छा, मुझे ये बताइएगा किरण, बहन भाइयों के बारे में बताइए, कितने बहन भाई हैं आपके, वो क्या कर रहे हैं? फादर, फैमिली के बारे में बताइएगा, फादर क्या करते हैं आपके? मेरे फादर एजुकेशन डिपार्टमेंट हैं, एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट में। ही इज सर्विंग एज अ डेप्यूटी डायरेक्टर। और उसके बाद मेरे जो सिबलिंग्स हैं वो दोनों मुझसे छोटे हैं, बोथ आर इन मेडिकल प्रोफेशन। अच्छा, फाइनली आप क्या पैगाम देंगी वो लोग जो CSS की तैयारी कर रहे हैं, वो अक्सर टिप्स मांगते हैं? मैम, अगर टिप्स का मैं देखूं तो टिप्स मैं ये दूंगी कि लोगों में ये एक परसेप्शन है कि पीपल हु हैव अ गुड एजुकेशनल बैकग्राउंड वही कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट्स वेरी डूएबल। अगर आप एफर्ट्स करते हो, अपने स्ट्रगल देते हो, हार्ड वर्क करते हो, कंसिस्टेंट रहते हो, डेडिकेशन के साथ करते हो, इट्स वेरी अचीवेबल। और दूसरी चीज़ ये अकेडमीज़ का भी बहुत ये मिथ चला हुआ है कि पीपल हु ज्वाइन अकेडमी दे आर एबल टू क्लियर द एग्जाम। ऐसी कोई बात नहीं है। वो आई एम द लिविंग एग्जाम्पल। मैंने कोई अकेडमी ज्वाइन नहीं की थी, इट वाज प्योरली सेल्फ होम बेस्ड। वेरी नाइस। चलें जी, कीप शाइनिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ऐसी तरक्की करती रहें, अपने सर फख्र से बुलंद करती रहें। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मैं वापस आ जाती हूँ हरीम की तरफ। हरीम जी, आप बताएं अपने प्लान्स, लाइफ के प्लान्स। हाँ जी, मेरे ख्याल में शादी के बाद अक्सर लोग पूछते हैं बच्चे आपके, क्या ख्याल है, फैमिली प्लानिंग का सोचा है? वही घरेलू सवालात होते हैं आपसे भी? मुझसे अक्सर होते हैं, ये तो पूछते हैं बच्चे बच्चे, वो कहते हैं कि चलो शादी की तो उसके बाद बच्चा होना ही ये तो हमारी सोसाइटी में आपको पता है ना, ये तो है कि शादी हो गई। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह में इस लिहाज से, बल्कि हर लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी रब का शुक्र अदा किया काम है, होते हैं कि शादी के बाद औरत पे बहुत सारे बर्डन होते हैं, फिर 2 फैमिलीज़ को लेके चलना होता है। लेकिन शायद मैं वो वाहिद खुशनसीब लड़की हूँ कि मेरे ऊपर कोई बर्डन नहीं है। अच्छा, नहीं है। जिसने हमेशा से अपनी लाइफ को अपने तरीके से लेके चली है। और मैं एक बहुत ही कंफर्ट जोन में हूँ। शादी से पहले भी जैसी थी, शादी के बाद मुझे कोई फ़र्क नहीं नज़र आया। कुछ लोग होते हैं ना कि शादी के बाद लाइफ चेंज करना पड़ता है, ये वो, लेकिन शायद मेरी खुशनसीबी, मेरी गुड लक। मुझे किचन का काम शुरू से नहीं पसंद था और आज तक वो नौबत ही नहीं आई मुझे किचन में जाना पड़े, खाने बनाने पड़े, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर अपना वक्त गुजारती कैसे हैं आप, क्या करती हैं? मेरा वक्त गुजारने के लिए मेरे पास बहुत कुछ करने को, इतना कुछ करने का। मेरे एक तो ये कि मैं बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैवलिंग करती हूँ। दूसरा ये मुझे बहुत शुरू से इश्तियाक था, बहुत ज़्यादा। और मेरा एक ये समझ लें कि बेस्ट हॉबी था ट्रैवलिंग। तो ट्रैवलिंग करना, फिर घूमना फिरना, फिर अपनी लाइफ को ऐसे ही एंजॉय करना, चिल करना, तो फुर्सत ही नहीं मिलती। फुर्सत ही नहीं मिलती। शादी से पहले भी मैं घूमती फिरती रही थी, अब भी घूमती फिरती। जॉब करती थी या पेरेंट्स सपोर्ट करते थे, कैसे करती थी? नहीं, मैंने हमेशा से इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारी है। मुझे कभी भी मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी की हेल्प लेने की कहीं पे भी, या ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मैं अगर आपको फैमिली के पेरेंट्स सपोर्ट भी करते हैं तो वो इतना ही सपोर्ट करते हैं जब जितने आपके फादर आपके नाराज़ थे, अब मान गए? मेरे पापा मीडिया की वजह से नाराज़ थे और अभी तो वो मुझसे राज़ी है अल्हम्दुलिल्लाह।
चले, लेकिन अच्छी मीडिया बात की है। वजह से था कि उनको नहीं पसंद था मेरी फैमिली सही। का। मैंने अब मुझे बिल्कुल ये अपनी बताएं- फैमिली पे खुल के बात की हुई है, तो मेरी फैमिली को ये मीडिया चीज़ें, ये इन चीज़ों से उनकी नहीं बनती। हाँ पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है, इश्तियाक है? यार पॉलिटिक्स में क्योंकि देखिए मुलाकातें पॉलिटिशियन से करती हैं। ज़ाहिरा आप लंदन भी गई थी आपकी बड़ी, वहाँ भी मुलाकातें हुई हैं, हम तो देखते रहते हैं ना सोशल मीडिया पे। अच्छा चलें, मुझे लगा शायद सियासत भी ज्वाइन करेंगी। हाँ जी, सियासत मुझे ऑफर्स तो बहुत हैं, लेकिन मेरा खुद भी अब दिल कर रहा है। लेकिन इन हालात में इस वक्त जो एक क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है और एक इस तरह की ये है कि मैं कहती हूँ कि मैं सियासत में आऊँ और मैं सब बदल दूँ। खैर इंसान के बस में नहीं होता यार, बदलना कुछ भी नहीं होता, हालात को कैसे अच्छा, अगर कोई आपको बोले कि सियासत ज्वाइन करो, किस पार्टी को करेंगे? एक अपनी अदना सी कोशिश कर सकते हैं मेरे ख्याल में। सही है ना? नहीं, अच्छी बात है, एक हकीर सी कोशिश कर सकते हैं आपने, जितना उसके मतलब वसत हो अपनी इस्तेताअत के अकॉर्डिंगली। तो मैं जितना, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो कुछ कह नहीं सकते, हम प्लान कर सकते हैं, हम ये भी करना चाहते हैं, वो भी करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हम कर पाते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। किस पार्टी जो हमारे में अगर आपको ऑफर होती है? यार अभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ मतलब पीटीआई भी नहीं कहूँगी, इमरान खान को पसंद करती हूँ और इमरान खान के विजन के साथ खड़ी हूँ, शुरू से खड़ी थी, आज तक खड़ी हूँ, स्टिल खड़ी हूँ। तो अभी तो मैं दुआ करूँगी कि पीटीआई की हुकूमत है। अभी आप कराची में हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, कल मुर्तज़ा वहाब मेयर बने हैं, कुछ सोचा है आपने? यार मेहर बने तो पीपल पार्टी ने कराची के लिए किए क्या? इससे पहले क्या किए? इतने सारे अस्पताल हैं, उन्होंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, सड़कें खुद ही भी देखी नहीं आपने? खुद ही हुई हैं, ये हमेशा खुद ही रहेंगी। पता नहीं कैसी सड़कें, जो बाहर आप निकलते हो, जब कराची में आते हो तो कराची के हालात देखते हो तो आपका दिल लरस जाता है कि जिस तरह की गंदगी गलाजत और जिस तरह की यहाँ पे वो है। तो आप पीपल पार्टी कब से यहाँ पे मुसल्लत है, कितने सालों से? शेख रशीद की पार्टी ज्वाइन करने का कभी सोचा है? शेख रशीद की पार्टी, शेख रशीद बेचारा खुद जिनके साथ इक़्तिदार होते तो उसको उसी के साथ वो एतहाद करना पड़ता है। तो मैं कि ऐसी पार्टी को कभी भी हिस्सा नहीं बनूंगी जिसमें मुझे दूसरों की ज़रूरत पड़े। ऑफर्स किस किस ने किया? हमने कहा ना भी बहुत ऑफर्स हैं यार। मुझे एमक्यूएम की तरफ से बहुत खुली ऑफर थी, मैंने खुद ही एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने मुझे कराची में ला के टिकट दे के इलेक्शन का वो कहा। उनके बानी कायद से मेरी मुलाकात हुई, उनकी जो बानी है, जो एमक्यूएम के एक्चुअल बानी है, उनसे किसने बानी एमक्यूएम ने ऑफर की थी आपको? जब मुझे उन्होंने कहा था आप एमक्यूएम में, वो तो एमक्यूएम लंदन तो वैसे ही यहाँ पे उस तरह फाल नहीं है। एमक्यूएम आपको क्या लग रहा है कि ये सियासत, फिर वो कहते हैं ना असल में सियासत को तो आप समझते ही नहीं हो, आप वही देखते जो मीडिया पे आ रहे होते हैं। आपको नहीं पता कि चीज़ों को लीड कौन कर रहा होता है और चीज़ें लीड कहाँ से होती हैं, वो तो नहीं पता होता। सिर्फ ज़रा सा हालात खराब होते हैं या कुछ होते हैं तो एक बंदा छुप के कहीं पे बैठ जाता है या कहीं रास्ते से हट जाता है, तो आप कभी भी मत ये समझा करें कि ये बंदा बिल्कुल फारग हो गया या साइड पे हो गया। अगर ऐसा होता तो ऐसा होता तो फारूक सत्तार अभी भी छुप छुप के लंदन में जाते उनसे मिलने के लिए। अच्छा मुझे ये बताइए और कौन कौन है जब? यार मैं फिर बहुत खुल के बातें करती हूँ, वो करती हूँ, और फिर लोग कहते हैं कि हरीम ने ये कर दिया ना, तो मैं कहती हूँ इस पर बहस ही ना करूँ। अच्छा हाँ, तो आप तो दबंग हैं, कहते हैं तो कहते रहे। हाँ, लेकिन मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, फिर उनकी बीवियों को फिर उनको फर्क पड़ता है। अच्छा बीवियों को भी पड़ता है? बीवियों ये क्या चक्कर है? मतलब बात सियासत की हो रही है, प्रोफेशन की हो रही है, आवाम की खिदमत की हो रही है, बीवियों को प्रॉब्लम क्यों है? बीवियों को होते हैं, वो याद नहीं है, मतलब सिंध असेंबली में उन्होंने स्पीच की थी कि मेरे घर में मेरी मिसेज ने मुझे निकाल दी कि आपने हरीम से शादी कर ली है। कौन थे? जुल्फ़िकार थे आई थिंक, या कौन थे, कौन से पीपल पार्टी के वो थे। और फिर जब फारूक सत्तार से मेरी मुलाकात हुई थी, उनकी बीवी रूठ के चली गई थी। तो उनकी बीवियों को, और वो तो मीडिया पे इतना हाईलाइट हुआ था, उनकी मिसेज वाला बिल्कुल हाईलाइट हुआ था। उनकी बीवी सच में चली भी गई थी, मैं पता नहीं मीडिया को कहाँ से न्यूज़ मिली थी। उनकी बीवी तक न्यूज़ किसने पहुंचाई? हाँ, फिर मुबश्शिर लकमान के जहाज़ में जब गई थी तो आके रोने लग गया था, मेरी बीवी ने मुझे घर से निकाल दिया। तो सब फिर यही कहते हैं हमारी बीवियाँ नाराज़ होती हैं, और आके खुद बता रहे होते हैं। तो मतलब जिस भी ऐसे वर्कर से या ऐसे पॉलिटिकल या किसी के साथ भी कुछ भी हो भी ना, तो फिर ये क्या वजह है कि मर्द फिर भी आपको ऑफर कर देते हैं कि आप ज्वाइन करें भले बीवियाँ नाराज़ हों? यार वो मेरी तरह दबंग लोग हैं जो मुझे एक्सेप्ट करते हैं। बुज़दिल लोग तो मेरे करीब भी नहीं भटकते, वो तो रास्ता भी चेंज करते हैं। जहाँ पे हरीम आई हो वो उस जगह पे भी नहीं बैठते, जो डरपोक हैं, उनको पता है कि अभी। लेकिन दरमियान में क्राइसिस भी आया था, आपने अपने लिप फिलर डलाए, वो डलवाए, एक फिलर डला हुआ था, आपने कहा पैसे नहीं है, मैं दूसरा फिलर नहीं डलवा सकती। अच्छा, वो मैं नहीं, लंदन में जब मैं थी ना, तो मुझे ना वहाँ पे लिप एलर्जी हो गया था। और ये इतने बेवकूफ़ लोग हैं, कसम से उनको मैं जो बोलती हूँ, मतलब उन्होंने यकीन नहीं कर लिया। लंदन के अंदर कोई डॉक्टर ऐसा है जो आपका गलत लिप फिल करे? कभी भी नहीं हो सकता है ऐसा। वो वहाँ पे तो केस बन जाते हैं, आपको ज़रा सा गलत कुछ हो जाए, चाहे कोई भी आप ट्रीटमेंट स्किन का ही क्यों ना ले लो या कुछ भी हो जाए। तो वीडियो वायरल हो गई थी। हाँ, वीडियो वायरल हो गई थी। वो मेरा रात को मैं सो के जब उठी तो मैंने देखा मेरा लिप जो है तो काफ़ी स्वेल हो गया था एक साइड से,
और उस लिप को अगर आप गौर से देखें तो वो कहीं से भी लिप फिलर नहीं है। ऐसा कौन सा लिप फिलर है जो इतना डॉक्टर इतना उठा लेते हैं उसको कि एक साइड से बिल्कुल तो उस वक्त आपके ज़हन में क्या आया कि आप ये बोले कि पैसे नहीं है मेरे पास? मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा था, तो मेरे ना FIA ने मेरे अकाउंट वगैरह सीज कर दिए थे और बैंक को लेटर लिख दिए थे किसके और FPR के एकदम से मेरे ऊपर नोटिस। वैसे लाइफ कितनी चेंज लगती है, इतना बड़ा स्टार अब आप बन गई हैं कि FIA ने आपके अकाउंट सीज कर दिए, फिर इल्जामात, तनकीद, FPR के मेरे ऊपर इतने नोटिस। हाँ, FPR फिर एकदम से मेरे पीछे पड़ेगी, फिर वो सारा कुछ। लेकिन मैंने बहुत बस अल्लाह ने मदद की यार, इस क्राइसिस से भी निकल गई। कभी सोचा था कि लाइफ इस तरह की होगी? मुझे शुरू से पता है कि मैंने यही सोचा हुआ है कि मेरी लाइफ में हमेशा उल्टे काम ही होंगे। अच्छा, मतलब एडवेंचर होंगे। ऐसे ऐसे एडवेंचर होंगे और हो रहे हैं। तो वेकेशंस पे जाएंगे और टेंशन मिल जाएगी? ये टेंशन ली नहीं कभी भी, किसी भी हालात में नहीं ली। अच्छा, मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह टेंशन नहीं होती किसी भी, मतलब चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए तो मैं उस वक्त ये सोचती हूँ हो गया ना, चलो हो गया, होना तो हो गया, अब इसके बाद क्या करने या इन हालात को कैसे लोग टेंशन देते हैं इंसान को, खुद टेंशन नहीं होती, लोग टेंशन लेने के लिए कोई भी हरबा आजमा ले, मुझे टेंशन होगी नहीं, मैं टेंशन फ्री लड़की। यही राज है खूबसूरती का, फ्रेशनेस का। यार मैं टेंशन फ्री लड़की हूँ, मुझे नहीं होती टेंशन। एक्टिंग में आना है, फिल्म की अगर ऑफर होती है? मैंने एक्टिंग की है, मैंने लेकिन ड्रामों में भी वही ड्रामे मैंने मुंतखब किए हैं, लाइक मैंने ARY के 2 प्रोजेक्ट किए हैं, इसके अलावा उर्दू फ्लेक्स के प्रोजेक्ट किए हैं, लेकिन और ऑफर्स तो मुझे बहुत मुझे तो यहाँ पॉलिटिक्स करनी है या एक्टिंग करनी है? यार एक्टिंग में मैं हमेशा से वही रोल करती हूँ जो मुझे हो गया, हाँ मतलब टाइम जिसमें ना लगे, या ऐसा कोई भी रोल आए, मुझे कोई भी डायरेक्टर जब इसमें आप आ जाओ तो मैं आती हूँ, लेकिन ऐसे प्रॉपरली एक बहुत बड़ा मतलब जैसे एक्टिंग में उस तरह से आना वो नहीं आ सकती ना, तो मैं कर सकती हूँ, बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन ये छोटे मोटे मैंने कहा ना जो मुझे पसंद हो, जो मेरे लिए आप नहीं आ रही है, लेकिन कोई वीडियो आपके पास है जो आप कह रही थी कि आ रही है और अभी तक आई नहीं है, किसी की वीडियो आपके पास है जो आपने कहा था कि वो आएगी लेकिन अभी तक आई नहीं है? ट्विटर पर वजीर साहब की एक वीडियो थी। अच्छा, वजीर साहब, वजीर की तो रोज़ाना कोई ना कोई वीडियोस आ ही रहती हैं। आप किसकी डाल रही थी ये बताएं? यार मुझे तो अभी बात ही नहीं याद कौन से वजीर की, आप नाम ले लें। है कोई वजीर था नाम जिसके बारे में आपने ट्वीट किया? मैं तो बहुत सारे वजीरों के पीछे लगी हुई हूँ, कौन से वजीर ऐसे हैं कोई नाम ले, ऐसे तो मैं सब वजीरों के ही खिलाफ हूँ। मैं तो सब वजीरों के ही खिलाफ हूँ। राना सनाउल्लाह की बात कर रही हूँ। राना सनाउल्लाह साहब की बात कर रही हूँ। यार राना इरादा बदल गया डालने का? नहीं, मेरे कोई भी इरादे, मेरे इरादे पुख्ता ही होते हैं। नहीं, धमकी तो आपने लगाई थी। मैंने धमकी और तड़ी अगर लगाई होगी तो मैंने हक पे लगाई होगी, इसके लिए कभी भी ऐसे नहीं होता। नहीं, लेकिन अगर सिलसिला के रुक गया तो किसी वजह से रुका होगा ना? नहीं यार, अभी तो मेरे अदालत में उनकी FIA में मेरा खुद एक केस चल रहा है, तो मैं राना सनाउल्लाह के बारे में क्या बात करूं। मैं हाँ उनको ये कहूँगी कि इस वक्त मुल्की हालात पे तवज्जो दें यार, बहुत पाकिस्तान का सत्यानाश हो रहा है। यानी तो आपको मतलब अपने ग्रजेस को छोड़ के, यार ग्रजेस इस वक्त अपने सब अगर निकाल के हमारे मुल्क के हालात को बेहतर करें तो बेहतर है। तो राना साहब तो माशाल्लाह अभी इक़्तिदार में, वो कुछ चाहें तो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, लेकिन पता नहीं उनको भी एक ऐसा अंदर से वो है कि अब क्या बोलूं, क्या इस पे बात करूं। सियासत से बस दूर ही रहना चाहती हूँ अभी फिल वक्त। अच्छा, सियासत से भी दूर रहना है? अभी फिल वक्त दूर ही रहना चाहती हूँ। तो करना क्या है फिर? बस घूमना फिरना है? यार मैंने खुद सियासत में आना है, लेकिन इन सियासी लोगों को डिस्कस नहीं करना। अच्छा, यानी कि अपनी सियासत करनी है? अपनी सियासत करनी है, अपनी जमात को लेकर चलूंगी इंशाल्लाह। अच्छा, अपनी जमात भी बनानी है आपने? इंशाल्लाह। बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं आपके। खैर ये है कि अभी तनकीद से आप बचती हैं, ग्रजेस आप रखना नहीं चाहती, सियासत से दूर रहना चाहती हैं, किसी पे बात नहीं करना चाहती हैं, लेकिन जब आप एक फुलझड़ी छोड़ती हैं आप तो फिर बताना तो आपको पड़ता है। यार मैं हमेशा खुल के ही बात करती हूँ, मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा, अगर कोई बात मैंने की भी हो तो उससे मैं मुकरती भी नहीं हूँ, मेरा शहवा ही नहीं है। अच्छा चलें, जाते थे कि आप क्या मैसेज क्या देंगी जाते जाते? यार मैं जाते जाते यही मैसेज दूंगी कि इस वक्त जो है हक के साथ सब कोट के खड़ा होना चाहिए, और दूसरा बस क्या कुछ बातें करने की करें तो उनको मीडिया शामिल भी नहीं करता। नहीं हम करेंगे, लाइव जा रही हैं तो खान साहब पे तो हम बात नहीं कर सकते क्योंकि पैमरा की वो है, तो इसीलिए आप मैं नहीं चाहती कि मेरे किसी ऐसे मैसेज की वजह से बोल चैनल के लिए सही है, फिर ठीक है। तो सब अपना ख्याल रखें और इस वतन अजीज के लिए सब दुआगो हों, अल्लाह वो करे जो बेहतर, हाँ अल्लाह वो करे जो हमारे वतन के लिए बेहतर हो और कौमी सलामती हो इंशाल्लाह। चलें जी, बहुत शुक्रिया हरीम, थैंक यू सो मच कि आप हमारे शो पर तशरीफ़ लाई, और देखते हैं आगे आप सियासत के मैदान में क्या झंडे गाड़ती हैं। एक ब्रेक हम नाजरीन ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है।
जी जनाब, बड़ी माजरत, वेलकम बैक। और इस वक्त बड़े ज़बरदस्त मेहमान भी मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, लोग यहाँ पर बच्चे स्पेशली अपनी अपनी फील्ड में वो कमाल करके दिखा रहे हैं कि यकीन जानिए कि हम दंग रह जाते हैं। घरों में मिनी ट्रैक्टर्स बन रहे हैं, छोटी छोटी गाड़ियाँ, रोबोट्स, पता नहीं क्या क्या कुछ बन रहा है। अभी हाल ही में हमने देखा था कि वो एक ड्रोन एम्बुलेंस भी बनाई गई थी। तो बच्चे जो पाकिस्तान के हैं वो कमाल रखते हैं, अपने इस तालीमी करियर को लेकर बहुत कुछ सोचते हैं। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो हाई एजुकेशन के लिए बाहर भी जाकर पढ़ते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में जो स्टूडेंट्स टर्की में तालीम हासिल करना चाहते हैं उनके लिए अच्छी खबर ये है कि 18 जून से कराची में एजुकेशन एक्सपो का इनेकाद हो रहा है। 21वीं टर्किया की तालीम फेयर में वो बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए बहुत से मौक़े होंगे। इस मौके से स्टूडेंट्स कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं ये आज हमने आपको बताना है उन तमाम स्टूडेंट्स को जो हमें देख रहे हैं। और इसी पर बात करने के लिए ट्राई स्टार एजुकेशन से CEO हैं दानिश अहमद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दानिश साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू बुलाने। मुझे ये बताइएगा 2011 में आप लोगों ने बुनियाद रखी जी, टर्की में बच्चों को तालीम दिलाने के लिए सारी एफर्ट्स की, कैसा रिस्पॉन्स रहा? जब शुरू किया तो हर्डल्स क्या थी, अब सिचुएशन क्या है? अच्छा देखिए, जब मैंने 2011 में जब पहली दफ़ा पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया तो लोगों ने लिटरली मजाक उड़ाया कि टर्की कौन पढ़ने के लिए जाएगा ना, US UK ज़्यादातर लोग जाते हैं, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, बिल्कुल। जी, तो लोगों ने लिटरली मजाक उड़ाया कि यार आप टर्की के लिए आप कुछ और करें, ये आप जो है ना, मैं US से पढ़ के आया था। आई वेंट ऑन अ टेनिस स्कॉलरशिप टू US। वापसी में मेरी फ़्लाइट थी एक दफ़ा टेनिस टूर्नामेंट के लिए, मैं इस्तांबुल गया। मैंने देखा इतनी ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी जी, और मैंने मतलब डेवलपमेंट में तो मैं सरप्राइज रह गया कि अमेरिका के जैसे ही था बिल्कुल टर्की। मैंने देखा इतनी अच्छी यूनिवर्सिटियाँ और कोई जा नहीं रहा, हमें कुछ पता नहीं है। तो मैं टर्की के सफ़ीरों से मिला, मैंने उनसे मुलाकात की और मैंने ये समझा कि यहाँ पे कुछ पता नहीं है किसी को। तो वहाँ हम लोग यूनिवर्सिटीज़ को हमने कन्विंस किया और पहली दफ़ा वो पाकिस्तान फर्स्ट एजुकेशन टर्की फेयर हुआ जून 2011 में। उस वक्त सिर्फ 33 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स टर्की में पढ़ रहे थे। इतने दो बड़े मुल्क, इतना ब्रदरहुड, फ्रेंडशिप, लेकिन कोई बॉन्ड ही नहीं था एजुकेशन। और आपको पता है एजुकेशन जो है ना एक मुल्क को ऊपर उठाता है। अगर आप अपने बच्चों में इन्वेस्ट करते हैं तो टर्की ने लास्ट 20 ईयर्स में जितनी तरक्की की है ना, ये नतीजा है जो उन्होंने अपने बच्चों में इन्वेस्ट किया था। तो दानिश, मुझे ये बताइएगा, हम लोग के यहाँ नॉर्मली कॉन्सेप्ट है कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं तो गरीब बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस कि वो स्कॉलरशिप पर जाए जी। तो अभी ये जो टर्की में तालीम बच्चों को मिल रही है, जो यहाँ से जाके पढ़ रहे हैं, स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, फ़वाइद उनके लिए क्या हैं? जी, तो जब मैंने कहा 2011 में सिर्फ 33 पाकिस्तानी बच्चे थे, अभी मोर देन 3000 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें से 40% हमारी फ़ीमेल स्टूडेंट्स हैं। टर्की में स्कॉलरशिप्स के बेतहाशा मौक़े हैं। अगर आपकी ग्रेड्स अच्छे हैं यू कैन इवन गेट अप टू 100% स्कॉलरशिप। अगर आपके मीडियम लेवल ग्रेड्स हैं तो 50%। और हर स्टूडेंट किसी ना किसी स्कॉलरशिप पे ज़रूर पढ़ता है। तो फ़ीस जो टर्की की जनरल फ़ीस है ना, स्टार्टिंग है $2,500 अ ईयर ऑल द वे टू $20,000 अ ईयर। अगर आप कंपेयर करें US, UK, जर्मनी, यूरोप, कहीं से भी काफ़ी कम है, बहुत बड़ा फ़र्क है। सो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। और टर्की में ये भी है कि आपको कोई और जॉब्स करके अपनी पढ़ाई पे कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। क्वालिटी, मेयारी एजुकेशन एट एन अफोर्डेबल प्राइस। ये जो डिग्री आपको टर्की से मिलती है, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी क्या है दीगर यूरोपियन कंट्रीज़ में या फिर UK, कनाडा या अमेरिका में? देखिए, टर्की इज़ अ फुल मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन हायर एजुकेशनल एरिया। उससे एक तो यूनिवर्सिटीज़ के बाद बेतहाशा फंडिंग है, वो रिसर्च पे इन्वेस्ट करते हैं। अब डिग्रीज़ की जहाँ तक ताल्लुक़ है, सारी डिग्रीज़ आर एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। तो मेरे जो बच्चे हैं, जैसे मेरी एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट गई थी, शी वेंट ऑन फुल स्कॉलरशिप एंड नाउ शी स्टडिंग इन ET ज़्यूरिख, जो दुनिया का सबसे बड़ा वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़, जहाँ एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पढ़ा था। इसके अलावा हमारे स्टूडेंट्स फेसबुक में काम कर रहे हैं, अमेज़ॉन में काम कर रहे हैं। तो डिग्री की एक्सेप्टेबिलिटी इज़ वर्ल्ड वाइड। एंड टर्की लोग अक्सर जो है ना स्टेप स्टोन भी यूज़ कर लेते हैं टू रीच अ ड्रीम यूनिवर्सिटी। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन जाहिर है हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। पैसे होंगे तो ही आप पढ़ने जा सकते हैं। तो आप लोग किस तरह, ये जो भी एक्सपो होने जा रहा है, इसमें आप किस तरह काउंसलिंग करेंगे स्टूडेंट्स की, उन्हें क्या बताएंगे, फ़ायदा क्या है इस एक्सपो का? तो ट्राई स्टार एजुकेशन है हमारी जो कंपनी है,
वी आर द एक्सक्लूसिव पार्टनर्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज़। हम स्टूडेंट से पहले तो कोई चार्ज नहीं करते, तो जो पूरा आपका प्रोसेस है ना, आप कंफर्टेबली आ सकते हैं। हम समझते हैं कि एजुकेशन के लिए अगर हमें आपके लिए काम करना पड़े टू फिल योर एप्लीकेशन एंड कंप्लीट एवरीथिंग, वी डोंट माइंड दैट। तो पहले तो बात ये है कि पूरा प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, सो आप आइए एक्सप्लोर करें। सेकेंड चीज़, आपने बिल्कुल सही बोला, आजकल विद द डॉलर इंक्रीजिंग, रुपी डेप्रिशिएटिंग, बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है। हमारी कोशिश होती है कि टू प्लेस स्टूडेंट्स बेस्ट पॉसिबल टू गेट द बेस्ट पॉसिबल स्कॉलरशिप्स। हमारे पास स्कॉलरशिप्स अप टू 100% अवेलेबल हैं फॉर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, और एज आई सेड जो मीडियम लेवल और स्टार्टिंग है $2,500 स्टार्टिंग फीस है। सो अगर एक स्टूडेंट पूरा अपना एनुअल एक्सपेंस बजट बनाए, मिनिमम $5,000 उनके पास होने चाहिए। आपकी पार्टनरशिप है एक किस्म की टर्की की यूनिवर्सिटीज़ के साथ, जी। तो आप यहाँ से स्टूडेंट्स को भेजते हैं, मतलब उन्हें बेनिफिट्स बताते हैं कि इस डिग्री के क्या हैं और आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। अब इस पे जो आपने फीस की बात की है, उसमें आप लोगों ने कोई प्लान रखा हुआ है कि जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट्स में पे करें, या उनको आप किसी तरीके से अकोमोडेट करें, फैसिलिटेट करें? जी अच्छा, तो फेयर पे एक तो पहले हमारी कुछ यूनिवर्सिटीज स्पेशल स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करेंगी, तो जो फेयर पे लोग अटेंड करेंगे उनको एक स्पेशल स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसके अलावा हमने जो ट्यूशन फीस हैं दे आर पेड इन इंस्टॉलमेंट्स, तो कोई अपफ्रंट पे नहीं करनी होती बच्चों को फीस। एंड हम जो ट्राइस्टार है ना, हम इनको A to Z लेके चलते हैं, तो हमारे स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर्स कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में। और एक और ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमने अभी बनाया है विच इज़ AI enabled। स्टूडेंट जा सकते हैं, किसी को जिसको नहीं एक्सपो अटेंड कर सकता है, जो किसी और शहर से है, वो जाए अपना कोर्स ऑनलाइन ढूंढे, सिटिंग एट होम आराम से ही और शी कैन अप्लाई, एंड पूरा प्रोसेस उसको घर बैठे वो कंप्लीट किया जा सकता है। एंड ट्राइस्टार एजुकेशन प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज फ्रॉम योर एप्लीकेशन टिल यू लैंड इन इस्तांबुल। आपको एयरपोर्ट पिकअप से लेके जी वी हेल्प। देखिए कुछ यूनिवर्सिटी सिटी सेंटर में होती है ना, जैसे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है लंदन में, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, NYU, इसी तरह टर्की में भी इस्तांबुल में, अंकारा में कुछ यूनिवर्सिटी सिटी सेंटर में होती हैं। वहाँ पर हमारे स्पेशल डॉर्मेट्री अरेंजमेंट्स होते हैं बच्चों के लिए, ताकि वो आराम से सुकून से जा सकें। 40% हमारी फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं, और टर्की में रूल है कि डॉर्मेट्रीज जो होते हैं वो सेपरेट होने ज़रूरी होते हैं मेल्स और फीमेल्स के लिए, तो पेरेंट्स के लिए बहुत कंफर्टेबल ये आ जाता है कॉर्नर। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि सब कुछ करने में आपको गवर्नमेंट लेवल पर कोई मतलब उनसे कोई किसी भी तरह की हेल्प चाहिए थी, या फिर ये आप लोगों ने खुद ही किया है और उससे हट के है, कोई ऐसी मदद की भी ज़रूरत नहीं पेश आई? देखिए हमें एक टाइम पे बड़ी हेल्प की ज़रूरत हुई थी जब हमारे स्टूडेंट्स के वीज़ाज़ रिजेक्ट होने स्टार्ट हुए थे 2 साल पहले। आपको पता है जब एक चीज़ कॉमन होती है तो लोग मिसयूज़ करते हैं, तो हमने देखा कि टर्की लोग मिसयूज़ करना शुरू हो गए थे वीज़ा को टू गो फॉर इमिग्रेशन। उसमें फिर टर्की ने वीज़ा रिजेक्ट करने स्टार्ट कर दिए, पाकिस्तान को उस कैटेगरी में डाल दिया कि आपकी अप्रूवल जाती है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। उस टाइम पे हमने फॉरेन ऑफिस को लिखा और उन्होंने उस टाइम पे हेल्प किया था हमें। दिस वाज इन 2019 एंड उन्होंने काफ़ी दैट टाइम द फॉरेन ऑफिस वाज रियली एक्टिव, उन्होंने इसमें हमें हेल्प किया। और एट द मोमेंट टर्की के मैं बहुत आई एम वेरी थैंकफुल टू द टर्किश मिशंस इन कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद, द एम्बेसीज, वो हमारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से फैसिलिटेट करते हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि सक्सेस स्टोरीज के हवाले से रेट क्या है? मतलब आप बता रहे हैं कि 33 बच्चे थे जब आप लोगों ने शुरू किया, अब 3000 से ज़्यादा हैं। कितने ऐसे हैं कि जिनको इस डिग्री का भरपूर फ़ायदा हुआ और वो डिग्री लेके इस वक्त बाहर मौजूद हैं, बड़ी क्वालिटी लाइफ गुजार रहे हैं? अच्छा जी, हमने जो है ना अपना पहला अलमनाई मीट किया था अभी लास्ट मंथ बिफोर रमज़ान। उसमें हम लोग तकरीबन 50 स्टूडेंट्स जो अलमनाइज थे, हमने उनकी सक्सेस स्टोरीज सुनी ना, तो हमें बड़ा आई वाज रियली प्राउड टू सी जो बच्चे हमने 2011 में हमारे थ्रू गए थे। मैं उस वक्त खुद 22 साल का था, तो आई वाज माई सेल्फ यंग ग्रेजुएट, तो मैं आई वाज सरप्राइज टू सी एक मेरी स्टूडेंट फेसबुक में काम कर रही है लंदन में, एक booking.com में, एक Amazon में। क्या बात है, और मतलब आई मीन आई वाज प्राउड टू सी कि ये बच्चे, बिल्कुल प्राउड फील होता होगा। अच्छा दानिश, आप मेरे साथ रहिए, चलो एक काम करते हैं, मेरे साथ इस वक्त मैं आपको ना यहाँ से सितारों की दुनिया में ले चलती हूँ। हमारे साथ इस वक्त आगा बहिश्ती साहब मौजूद हैं। आगा साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आप भी उन्हें जानते हैं। आगा साहब बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त हमारे साथ ट्राइस्टार एजुकेशन के CEO मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं, जो एफर्ट ये कर रहे हैं बड़ी ज़बरदस्त है, बच्चों को तुर्की लेकर जा रहे हैं, तुर्किया पढ़ाई के लिए, ताकि उनका अच्छा फ्यूचर बने। क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप इनकी इस कंपनी का? जी अस्सलाम वालेकुम देखने वालों को और आप सबको। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, तालीम के ऊपर काम कर रहा है, और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस भी है, इल्म हासिल करो
चाहे तुम्हें चीन भी जाने पड़े। तो ये बड़ी अच्छी बात कर रहा था अभी कि तुर्की हमारे इस्लामी बरादर मुल्क है और सल्तनत उस्मानिया के दौर से लेकर आज तक एक ज़बरदस्त एक शानदार कंट्री है और उसके साथ जो कुछ हो सकता है साइंस के मैदान में, तालीम के मैदान पे, इस भाई की जो तालीमी इदारे हैं इसके थ्रू हमें भरपूर फ़ायदा उठानी चाहिए। और मैं भी तलबा से ये दरख्वास्त करूँगा आप लोग जाएँ, देखें दुनिया को। मैं तुर्की भी गया हूँ और पूरी दुनिया देखा है और यकीनन तुर्की एक शानदार, एक ज़बरदस्त और एक खूबसूरत कंट्री है। बिल्कुल। अच्छा आगा साहब मुझे बताएं, मेयर मुर्तज़ा वहाब बन गए, सितारे क्या बता रहे हैं? तो आपके सामने मैंने पिछले प्रोग्राम में अर्ज किया था कि आपने कहा था कौन बनेगा, हाफिज या वहाब। तो मैंने उस वक्त आपसे यही कहा था कि जी पीपल पार्टी का ही सितारा निकल रहा है। और फिर साथ साथ आपने ये भी सवाल किया था कि तूफान की क्या सूरत हाल है, कराची को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। तो उसमें भी हमने आपसे अर्ज की थी कि तूफान से भी कराची के लिए कोई खतरा नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक इल्म है और इल्म फल्कियात है, इसके थ्रू हम जब प्रेडिक्शनें करते हैं तो ठीक होता। अभी देखें अभी आगे बहुत मनाजिल है। मुझे नहीं लगता है कि कराची में मुर्तज़ा वहाब जो है वो इनकलाबी कोई तब्दीलियाँ लाएंगे। जैसे चल रहा था वैसा चलता रहेगा। हाँ, बयानात के हद तक तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से पीपल पार्टी दिफा ज़रूर करेगी, मगर कचरा का मसाइल, पानी का मसाइल, मैं भी आप भी डिफेंस में रहते हैं और पानी को हम रहते हैं और पानी हम टैंकर मंगवा के जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो आप इससे अंदाजा करें कि कराची के अंदर कितने मसाइल हैं। अभी 2 दिन कहा जा रहा है कि बारिशों का है इम्कान, क्या लग रहा है आपको, ये बारिशें मुतासर करेंगी शहर को? जी बारिशें तो होगी मामूल के मुताबिक, जो सालाना होती है उसी तरह होगी। और आपको पता है छोटी सी बारिश होती है तो कराची डूब जाता है, तो इसमें कोई ताजुब होने की बात नहीं है। नॉर्मली बारिशें होंगे, कोई खुदा न खास्ता कोई इतनी बारिशें हों और कराची के ऊपर कोई तबाही के बायस बनेंगी, ऐसे कुछ नहीं है। अल्लाह है और अल्लाह के वली है और अच्छे लोग हैं, मोमिन लोग हैं, आपके तरह खिदमत करने वाले लोग हैं। और यकीनी तौर पर कराची जो है वो फिलहाल अल्लाह की तरफ से तो महफूज है, मगर इंसानों की तरफ से कराची अब भी महफूज नहीं है। सही है। ये बताइएगा ये बुर्ज क्या कह रहे हैं, ये सितारे क्या कह रहे हैं आज? जी सितारे तो आजकल जो है वो हमल वालों के लिए आज के दिन जो है वो बहुत शानदार है और इसके असरात अगले 3-4 दिन तक पड़ेंगे और ये हमल वालों के लिए बहुत खूबसूरत वाक़यात और उनकी ज़िंदगी के जो कर्ज के मामलात थे वो उससे निकलेंगे और इसकी ज़िंदगी में नई तब्दीली आएंगे। जिनकी शादियों के मसाइल थे उनके लिए रास्ते बनेंगे और ये 4 दिन के जो असरात अगले 6 महीने तक पड़ेंगे और 6 महीने तक अपनी ज़िंदगी के रास्ते बनाएंगे और कामयाबियाँ हासिल करेंगे। अगर बैरूनी ममालिक तालीम के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए भी मौके बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। सो ये हूत वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी जो तकरीबन 10 जो सितारे हैं या 10 बुरुज हैं उनका नॉर्मल जैसे ज़िंदगी जैसे चल रही वैसे ही मामलात है, कोई नई तब्दीली उसमें नहीं है और मामलात उसी तरह आगे बढ़ रहे हैं। और यकीनी तौर पर इन सितारों के या उनके बुरुज के हिसाब से हम देखते हैं तो बस इस वक्त हमल वालों के लिए शानदार हैं और बाकियों के लिए थोड़ा सा मसले मसाइल जरूर है। जी चले जी आगा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त हमें दिया और बहुत सारी अहम बातें आपने हमें बताई हैं। और आप ये कह रहे हैं कि बारिशें भी ऐसे मुतासिर शहर को और हमें एहतियात करनी है, चीज़ें तब्दील होने में कुछ टाइम लगेगा। और बागा साहब ने वाकई ये कहा था कि भाई तूफ़ान भी निकल जाएगा इंशाल्लाह, कुछ ऐसा नहीं होगा। और मुर्तज़ा वहाब के हवाले से भी प्रिडिक्ट इन्होंने किया था कि वही मेयर कराची बनेंगे। दानिश जो कि ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं एजुकेशन एक्सपो को, क्यों आपको स्टूडेंट्स एक्सपो सेंटर में ज्वाइन करें, क्या मैसेज देंगे आप? अच्छा जी, सो इंशाल्लाह ये 18 को संडे को कराची में है पीसी होटल, ट्यूसडे को इंशाल्लाह लाहौर में पीसी होटल में और थर्सडे को इस्लामाबाद सरीना होटल में इंशाल्लाह। इसमें स्टूडेंट्स का आने का ये एडवांटेज है कि वो यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट मिल सकते हैं, उनको ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है। और some universities, I think many of them will be offering on spot scholarship opportunities. So students आके अपनी applications अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट साथ लाएं, अप्लाई करें
और इस पे फ़ायदा उठाएं अपॉर्चुनिटी से मिलने का यूनिवर्सिटी अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आजकल जिस तरह के मैं देख रही हूँ कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो आईटी की तरफ उनका रुझान है, BScs कर रहे हैं, MScs कर रहे हैं, या फिर इसी से रिलेटेड डिग्रीज है। स्कोप किसका है आजकल? क्योंकि आप एजुकेशन फील्ड से आपका ताल्लुक है, ऐसे बहुत सारे बच्चे आपको सुन रहे होंगे जो कि भी कंफ्यूज हैं कि उन्हें जाना किस तरफ है। आपने बिल्कुल सही कहा। अब जो है ना एक टोटल चेंज आ गया है माइंडसेट में, और बहुत अच्छा आया चेंज। आईटी कंप्यूटर साइंसेस की तरफ बेतहाशा रुझान है। पहले हमारे 20% लोग अप्लाई करते होंगे, अब 50 to 60% स्टूडेंट्स अप्लाई सिर्फ आईटी के लिए करते हैं। हम साल में तकरीबन 5000 एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं, जिसमें से 50 to 60% आईटी के लिए। आपने बिल्कुल सही फरमाया, आईटी इज़ अ ग्रोइंग फील्ड, और आईटी में बेतहाशा स्टूडेंट्स के फ़ायदे हैं। वो घर बैठे इनकम, दे कैन जनरेट इनकम, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। टर्किश यूनिवर्सिटीज़ और दुनिया भर जहाँ पे भी पढ़ें। बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपकी तरफ से, जाहिर है आप मदद कर रहे हैं पाकिस्तान के टैलेंट को कि अपनी वो आगे की ज़िंदगी जो है वो क्वालिटी लाइफ गुजारें और उनको मौक़े मिले अच्छी तालीम हासिल करने के। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। दानिश, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर से पीर के रोज़ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल